बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्बिह इस्म रब्बिकल अअला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फहदा वल्लज़ी अखरजल मर्'आ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्बिह इस्म रब्बिकल अअला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फहदा वल्लज़ी अखरजल मर्'आ फजअलहु गुसाअन अहवा। सनुक़रिउक फला तंसा सनुक़रिउक फला तंसा सनुक़रिउक फला इन्नहु यअलमुल जहरा वमा यख़फ़ा। सनुक़रिउक फला तंसा इल्ला मा शाअ अल्लाह इन्नहु इन्नहु यअलमुल जहरा वमा यख़फ़ा। इन्नहु यअलमुल जहरा वमा यख़फ़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल lahu kufuwan ahad ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. कारम है रमजान, रमजान कारम है रमजान, रमजान रमजान कारम है रमजान।
तमाम तारीफ़ें, तमाम हम्दो सना उस खालिक अज़ल के लिए, सुकून झील को जो देता है कमल के लिए, और मैं उसके नाम से करता हूँ इब्तिदाई कलाम कि जिसके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नज़रीन कराम, मैं हूँ आपका मेज़बान अनसब कुरैशी और आप देख रहे हैं हैदराबाद न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान नशरियात करम है रमज़ान, पावर्ड बाय यूनिक बैटरीज एंड यूनिक मोटरसाइकिल, हैदराबाद न्यूज़ स्टूडियो से बराह रास्त। और आज अल्हम्दुलिल्लाह 19वीं सहर नशरियात में हम आपके सामने मौजूद हैं और मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, यकीनन आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं रमज़ान करीम की खुसूसी शहरी ट्रांसमिशन करम रमज़ान, पावर्ड बाय यूनिक बैटरीज एंड यूनिक मोटरसाइकिल। मैं हूँ हाफिज़ मोहम्मद अली, आप सबको मोहब्बत भरा सलाम पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ना आप ठीक हैं ना मैं ठीक हूँ। तबीयत नासाज है और तबीयत जो है वो नज़ला और खांसी और बुखार है। दुआ करते हैं अल्लाह करीम, पूरे हमने तकरीबन 18 दिन लोगों के लिए जो है दुआएं की। आज आप सबसे गुजारिश करते हैं आप हम दोनों के लिए दुआ करें। अल्लाह करीम हम दोनों को और हमारे अल्लामा साहब को हम सेहतियाबी अता फरमाए। बिल्कुल ऐसे ही जनाब आली, और यकीनी तौर पे इस वक्त जो हैदराबाद का मौसम है ना, हाय हाय, वो जालिम मौसम है बहुत ज़्यादा। ऐसा ही है, जालिम से भी थोड़ा और ऊपर चले जाए और ऊपर चले जाए। तो यकीनी तौर पे वो मौसम जो है वो इस वक्त जो है वो परेशान तो कर रहा है, और सिर्फ परेशान ही नहीं कर रहा बल्कि तबीयतें भी ख़राब कर रहा है। क्योंकि अभी जिस वक्त हम लोग यहाँ मौजूद हैं, यहाँ साइड से निकलेंगे तो ठीक ठाक ठंड होती है रात के टाइम में, और दोपहर में एक बाकायदा तौर पे गर्मी होती है। और कल भी जैसे कि डायरेक्टर न्यूज़ उज़ैर खान ज़हीर साहब की तबीयत, हाँ, कल उनकी भी तबीयत थी। तो और फिर मुस्तकिल तौर पे चूँकि रूटीन एक जो सिस्टम है, जाहिर सी बात है कि रात को इंसान ने सोना होता है और दिन भर काम करना होता है, तो वो रूटीन बिल्कुल आउट हो जाती है। तो एक तो नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है उसके अलावा। लेकिन हमारी एक कोशिश है, हैदराबाद न्यूज़ की कोशिश है कि आप लोगों को ऐसी नशरियात पहुँचाई जाए जिससे न सिर्फ आपको सीखने को मिले बल्कि इस माह मुबारक की रातों में, इस ख़ास रातों में हम जो है वो जितनी नेकियां समेट सकते हैं वो भी समेट सकें, और खल्क़े खुदा की खिदमत की जितनी बात हो सकती है, खल्क़े खुदा की खिदमत जहाँ तक हो सकती है, उन मसाइल का हल भी ढूंढने की हम कोशिश करें। तो जनाब आली, उससे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने स्पॉन्सर्स का, जिनमें हमारे साथ हैं रिवायत कुकिंग ऑयल एंड बनस्पति, बरसों की रिवायत, आज का अंदाज। अच्छा, जी हाँ। तो उसके अलावा जो नशरियात के हमारे वो स्पॉन्सर्स जिनका इश्तराक इस हद तक शामिल है कि जो नशरियात को आप तक पहुंचा रहे हैं, यानी यहाँ तक तो नहीं, उन लोगों तक जो बैक कैमरा देख रहे हैं, हमारे मेन स्पॉन्सर्स यानी कि यूनिक बैटरीज एंड यूनिक मोटरसाइकिल। और यकीनी तौर पे यूनिक मोटरसाइकिल कहती है कि यूनिक और आप हमेशा का साथ, पाकिस्तान की लीडिंग मोटरसाइकिल। यूनिक बैटरी क्या कहती है? यूनिक बैटरी कहती है कि एक बार लगाओ फिर हमेशा का साथ आपको मिल जाएगा। तो अल मदीना फ्लोर मिल्स जनाब यासिर इकबाल मलिक साहब, ग्लैमर पेंट्स जनाब दिल सिद्दीकी साहब, हाफिज हाजी महफूज शीरमाल हाउस जनाब फाद मियां दहलवी साहब, वाइट मीट चिकन हैदराबाद का एक ऐसा मुनफरिद ब्रांड जिसकी इस वक्त हैदराबाद में 8 के करीब ब्रांचेज हैं, और बहुत अच्छे अंदाज से, बहुत साफ सुथरे अंदाज से जो है वो आपको चिकन की फरहमी मैसर कर रहे हैं। और मज़े आता हूँ मैं आपको, लोग कहते हैं वाइट मीट चिकन महंगा है। मैं उस दिन चिकन लेने गया तो ऐसी दुकान में पहुँच गया, मैंने कहा भाईजान क्या किलो है? कहता है 780 रुपये। एक तो 780 रुपये किलो चिकन चल रही है। अल्लामा साहब अलमिया देख रहे हैं आप, और उसके बाद फिर आगे सैकल साहब मौजूद है, मैं बात करूंगा इसके ऊपर, ठीक है। लेकिन 780 रुपये किलो चिकन, और वाइट मीट पे उसने दिया 750 रुपये किलो, 30 रुपये का फर्क 1 किलो। वाह जबरदस्त, फिर तो कौरमा आना चाहिए, है कौरमा आना चाहिए ना, वाइट कौरमा आना चाहिए। ये तो जिस दिन बस उज़ैर भाई की नजरें करम हो जाए, ठीक है। नहीं ऐसा नहीं होगा, वाइट मीट वालों की नजरें करम उज़ैर भाई पे होगी, फिर उनकी नजरें करम हम सब पे होगी। अच्छा, सिलसिला है, मतलब ये चाह नहीं रहे कि उज़ैर भाई पे बर्डन डाला जाए, सपोर्ट पूरी उज़ैर भाई की तरफ है, सही है। तो जनाब अली वजन भी पूरा देते हैं और अच्छे चिकन फराम कर रहे हैं। फिर डायमंड गोल्फ सिटी मेन सुपर हाईवे पर एक ऐसा मुनफरिद कमर्शियल और रिहायशी मनसूबा इस वक्त ज़ेर तामीर है, जो कि शाहिद तुगलक साहब है, वो जो है वो उस पर काम कर रहे हैं। अपने मुस्तकबिल का घर आप वहाँ बना सकते हैं। अल्लाह मर्तान को इस बात पर तवज्जो दिलवाए कि घर भी बसाए, बेगम भी ले आए, तो दोनों काम एक साथ हो जाए। देखिए मैंने आमीन कह दिया इंशाल्लाह।
तो घर बना है डायमंड गोल्फ सिटी में। अच्छा। बेहतरीन जगह, बेहतरीन मंसूबा, बहुत सारी सहूलियात वहाँ मौजूद है। जैसे मेरा वजन वगैरह बढ़ जाए तो वॉक की जगह भी वहाँ मौजूद वॉक की जगह बिल्कुल, पार्क है, मस्जिद है, स्कूल है, सारी चीजें वहाँ मौजूद है। तो हर चीज एक ही जो है वो आपको बाउंड्री वॉल में मिल जाएगी। उसके अलावा अजवा कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति, माशाल्लाह, हाजी नूर मोहम्मद धांगरा साहब। हाँ, क्योंकि अजवा यूनिक और इसमें आप जो है वो क्या नाम है अपना अजवा में पकौड़े वकौड़े तल रहे हैं, आप तल रहे हैं? जी जी बिल्कुल, अजवा में पकौड़े भी तल रहे हैं, समोसे भी तल रहे हैं। अच्छा। हाँ। उसके अलावा मदीना ब्लेसिंग हाई स्कूल, बहुत अच्छा तालीमी इदारा, उसके साथ साथ टैब्स कैम्ब्रिज स्कूल, दोनों ही यकीनी तौर पे अपने मयार के बहुत ही बेहतरीन तालीमी इदारे। फिर तरंग वॉशिंग पाउडर, आज मैं इशारा नहीं करूंगा, तरंग वॉशिंग पाउडर नए ज़माने के ज़िद्दी दागों के लिए, और यकीनी तौर पे ये हैदराबाद का ब्रांड है। तो मैं कहता हूँ कि हैदराबाद के ब्रांड को प्रोमोट होना चाहिए। एक तरफ जहां हम लोग इसराइली प्रोडक्ट का बायकॉट कर रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब हमारी ये कोशिश है कि हम अपने शहर के ब्रांड्स को उजागर करें, अपने शहर के ब्रांड्स को आगे लेकर आएँ। सुपरस्टार मोटरसाइकिल, रास्ता हो कितना दुश्वार, जम के चले सुपरस्टार। तो सुपरस्टार मोटरसाइकिल एक बहुत बेहतरीन मोटरसाइकिल। सुपरस्टार मोटरसाइकिल इसलिए जम के चलेगी क्योंकि यहाँ के आटोबाद का रोड आपने देखा था। हाँ। लेना भी सुपरस्टार मोटरसाइकिल है। बिल्कुल सही बात है। अल रहीब आटा चक्की, बेहतरीन फाइन आटा, शाहीन हनीफ कैटर्स, बेहतरीन कैटरिंग सर्विस, महमूद डेकोरेशन, ये जितना सेट आप देखते हैं रोजाना स्क्रीन पे आपको नजर आता है। हाँ, जो बैग और मैं यहाँ बताना चाहूँगा महमूद डेकोरेशन के रुए रवा जनाब महमूद भाई, अल्लाह करीम उनको जन्नत नसीब करे। जनाब मोहम्मद अकरम कुरैशी अख्तर कादिर साहब को अल्लाह पाक उनके भाई उनको जन्नत नसीब करे, और हमारे इरफान भाई के रोज़ी में अल्लाह ताला बरकत दे। आमीन आमीन। केच इवेंट मैनेजमेंट यकीनी तौर पे ये तमाम लोगों का हिस्सा है इस पूरे सेट में। उसके अलावा इस एथलीट अरीना बेहतरीन स्पोर्ट्स अरीना है जहाँ पे आप मल्टीपल स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमारे पास है जी अल सफ़ा ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, एक बेहतरीन नर्सिंग और फिजियोथेरेपी का इदारा जिसको बहुत शानदार अंदाज से रन किया जा रहा है, और नौजवानों को जो है वो सिर्फ नर्सिंग फिजियोथेरेपी नहीं बल्कि अब तो उन्होंने एस्थेटिक अपने डिप्लोमास भी अनाउंस कर दिए हैं। तो जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं जो उसके डिप्लोमास करना चाहते हैं वो भी अल सफ़ा ग्रुप ऑफ कॉलेजेस पे जाके जो है वो वहाँ पे रब्ता कर सकते हैं। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल वो हमारे दरमियान भी होंगे तो हम उनसे कोशिश करेंगे कोई ऐसा डिस्काउंट भी ले लें कि अगर हैदराबाद न्यूज़ के तवस्सुस से तो ये एडमिशन लेना चाहते हो तो कितना % डिस्काउंट मिल जाएगा? बिल्कुल, हमारे दोस्त हैं सलमान जई नाम है उनको एडमिशन कराना अच्छा है, आप पूछ लेंगे। क्या सीखेंगे वो? बस वो कुछ भी सीख लेंगे इंशाल्लाह। कुछ भी मगर चले। जब इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैदराबाद न्यूज़ के साथ मौजूद हैं, इतने अच्छे अच्छे ब्रांड मौजूद है तो इंशाल्लाह हम फ़ायदा लेंगे और हैदराबाद की आवाम को इंशाल्लाह हम फ़ायदा देंगे। बिल्कुल। उसके साथ साथ रेंट हाउस का बहुत शुक्रिया। मैं रेंट हाउस का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि रेंट हाउस एक हैदराबाद में एक ऐसा मार्केट प्लेस है जिसने पहली मरतबा शायद हैदराबाद में चीज़ अनाउंस की है कि आप अपने कपड़े रेंट आउट कर सकते हैं। यानी जैसे आप किसी को दे दूं रेंट के ऊपर, ये तो भी लेगा भी नहीं ना, बता तो दो भाई। मतलब ये लेकिन जो शेरवानियाँ जो कोट जो खवातीन अपने वो लहंगे शहंगे सिलवाती हैं 80-80 9-9 और 90-90 हज़ार लाख रुपए के शादी में सिलते हैं, उसके बाद जो सड़े होते हैं घर में पड़े हुए अलमारियों में, वो आप रेंट हाउस को दें, वो रेंट हाउस किसी को किराए पे देगा, उसका जो किराया होगा उसका 1% आपको मिलेगा। मतलब आपके जो कपड़े घर में बिला वजह पड़े होते हैं शादियों के जो हम सिलवा लेते हैं महंगे महंगे, वो आप जो है वो कर भी सकते हैं, मतलब रेंट पे दे भी सकते हैं। और अगर किसी की शादी में आपने जाना है और आपने बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना तो आप 8-10 हज़ार रुपये में वो रेंट पे ले लें, वो पहने एक दिन शादी में फुल तस्वीरें वगैरह खिंचवाएं फिर वापस करके आ जाए। तो रेंट हाउस वाले मुइज़ साहब बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। और सुमैर शेख साहब जो खुद एक ब्रांड है, अपनी शख्सियत में एक ब्रांड रखते हैं, बहुत शानदार काम कर रहे हैं जी। तो मुझे उम्मीद है कि तमाम तर जो स्पॉन्सर्स हैं हम उनका शुक्रिया भी अदा करेंगे कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और 18-19 दिन से हमारे साथ मुस्तकिल तौर पर मौजूद है। कौन से आज कारी मौजूद थे और कौन से सराखा मौजूद है? जनाब जो आज कारी कुरान मौजूद थे, कमसिन कारी, उनका ताल्लुक़ एक बेहतरीन शहर हैदराबाद का तालीमी इदारा है मदरसा, उससे है अल्लामा कारी ग़ुलाम सरवर अमीनी साहब जो कि मेरे शहर हैदराबाद की पहचान है, जिन्होंने मुतादिद मुकाबलों में हिस्सा लिया और आपने पोजीशन हासिल की। अच्छा। और कारी साहब ने शहर हैदराबाद ने वो कारी दिए, वो कारी वहाँ से निकले हैं कि जो मुख्तलिफ जगहों पर विन कर आए हैं कुरान करीम फुरकान अहमद की तिलावत में। आज मौजूद थे कारी मोहम्मद मोहसिन ग़ुलाम सरवर, तो बहुत प्यारी आपने तिलावत की। अल्लाह करीम आपको, आपके अहले खाना को, आपके वालिद गिरामी को और अल्लाह करीम सबको दारेन की नमत। मैं चाह रहा हूँ अगर हम पहले मेहमानान का तारुफ करवा के फिर नाज की तरफ चले जाएं, क्या ख्याल है? आज कौन कौन मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं? बिल्कुल नाज़रीन कराम, रोज़ाना की बुनियाद पर जिस तरह हम मल्टीपल मेहमान हमारे साथ होते हैं, मल्टीपल शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ मौजूद होते हैं और वो शख्सियात जो यकीनी तौर पे ख़ुद एक हमाजह शख्सियत होती हैं, शहर हैदराबाद में, मुल्क पाकिस्तान में शहर हैदराबाद के लोगों के लिए काम कर रहे होते हैं। तो आज भी एक ऐसी ही शख्सियत जिनका ताल्लुक़ एक तरफ बिज़नेस कम्युनिटी से है, दूसरी तरफ
बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जो हमारा एक पूरा ये इदारा है, मतलब आप यूँ कह लीजिए कि एक बहुत बड़ा शोबा बन गया अब तो माशाल्लाह से तरक्याती कामों का, ये तामीराती कामों का, उसमें आपका बड़ा किरदार है। आप नायब सदर है हैदराबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के। उसके अलावा आप रूह रवा हैं सेगल 911 बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के। मेरी मुराद जनाब शान सहगल साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है आपकी? आप सुनाएं। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। उन्हीं के साथ हमारे दरमियान मौजूद है, रोज़ाना की बुनियाद पे आप उन्हें देखते हैं, पसंद करते हैं, नौजवान आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अरसलान कादरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आप खैरियत से? आपकी दुआ से। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। और यकीनी तौर पे चूँकि आज सहगल साहब यहाँ मौजूद हैं और मैं ये बात कर रहा था कि उनका जो सिलसिला है, उनकी जो अवस्थी की है वो तरक्याती कामों से है, तामीराती कामों से है, तो आज हम उस पर भी बात करेंगे क्योंकि सरिया बड़ा महंगा हो गया सर, यकीन माने बड़ा महंगा हो गया। हम इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले मकान बन रहा है मेरा मुझे मैं इस वक्त बर्दाश्त कर रहा हूँ इसलिए। तो जनाब अली कौन सा कलाम सुना रहे हैं हमें सना? आज सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान मौजूद हैं। जनाब कारी जनाब मोहतरम गुलाम मुस्तफ़ा शरफ़ी साहब। तो गुजारिश करता हूँ कि नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम या हमद बारी तआला का नज़ारा जो आप बेहतर समझे वो नाज़रीन की समातों की नज़र फरमाएं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदीने मदीना
हुजूरी के मज़े दूर रहकर भी उठाता हूँ हुजूरी के मज़े से जनाब मोहतरम ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब हदी अक़ीदत पेश फरमा रहे थे। और अल्लाह करीम हमारे ज़ोरक अली चिश्ती भाई को भी आबाद शाद रखे। माशाल्लाह हमारे दोस्त के भी दोस्त हैं, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और हमारे बहुत ही प्यारे करम फरमा जनाब मुआसिफ़ भाई, अल्लाह पाक आपके वालिद गिरामी की बख्शिश फरमाए। आप माशाल्लाह तवातिर के साथ हमारी जो ट्रांसमिशन है रोज़ की बुनियाद पे आप देखते हैं और लाइक करते हैं। अल्लाह ताला आपको आबाद शाद रखे, आमीन। जी जनाब अली, और यकीनी तौर पे हमारे दरमियान मेहमान मौजूद है और मैं उनकी जानिब आगे बढ़ूंगा। जनाब शान साइकिल साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। मुझे बताइएगा, मैं बात आगाज़ यूँ कर लूँ कि हैदराबाद में 2 चैम्बर हैं। जी जी। तो ये स्मॉल चैम्बर है, ये क्यों बना है, ये क्या काम करता, ज़रा आवाम पहले ये जान ले, ज़रा इसके मुतालिक बताइए। जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस वक्त हैदराबाद के अंदर जो वाहिद लिस्टेड चैम्बर है वो हमारा हैदराबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर एंड स्मॉल इंडस्ट्री है, और यही एक वाहिद लिस्टेड बॉडी है हमारी। और हम लोग जो हैं 2016-2017 से काम कर रहे हैं, तकरीबन 9 से 10 साल हमें हो गए हैं। और हमारे जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जितने ट्रेडर्स हैं, छोटे ट्रेडर्स हैं और इंडस्ट्री भी है, वो हमारे साथ इस वक्त काम कर रही है। और हर साल के साल हमारे इलेक्शन भी होते हैं जो भी DGTO के तहत होते हैं, और उसके बाद हमारी बॉडी आती है और हम लोग काम करते हैं। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर हम लोग का कोई भी अगर इशू हो जाता है, कोई भी मेंबर का या नॉन मेंबर भी अगर कोई आए तो उसका भी हम इशू रिजॉल्व करते हैं। इस चैम्बर के आने से जो छोटे ताजिर थे, जो छोटी इंडस्ट्री थी, उनको बहुत बेनिफिट मिला है और वो इजीली हमारे पास आ जाते हैं और उनके काम बहुत ही बेहतर अंदाज में हो जाते हैं। अच्छा, छोटे ताजिर से मुराद अगर मैं सर कहूँ, मतलब जैसे हमारे पास इंडस्ट्रीज़ होती हैं बड़े लेवल की, तो छोटे ताजिर से मुराद दुकानदार हो गए, ठेले सब्जी वाले हो गए, या कोई और भी इसमें शामिल होता है हमारे? तो छोटे ताजिर से मुराद वो दुकानदार होते हैं जिनकी और किसी बड़े इदारों में सुनवाई नहीं हो रही होती। बहुत बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जहाँ 500,000 लोग काम करते हैं, वो तो मुख्तलिफ जगह पे जाके अपने काम करवा लेते हैं। लेकिन जो छोटी इंडस्ट्री होती है जहाँ कहीं 5 या 10 बंदे काम कर रहे होते हैं, अगर उसको हम कहें कि स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज जो होते हैं, तो उसमें ये जो इंडस्ट्री है उसमें काम करती है। तो हमारा जो चैम्बर होता है वो फोकस करता है उन लोगों पर जो बहुत ही थोड़े पैसों से काम करते हैं या बहुत कम सरमाए से काम करते हैं, या उनके पास इतना सरमाया नहीं होता कि वो कहीं और इजीली ट्रांसफ़र कर सकें। तो हम उनको समटाइम तो हम ये भी उनको बताते हैं कि आप लोग कौन सा बिज़नेस कर सकें, उसके लिए गवर्नमेंट के जो डिफरेंट इदारे होते हैं, जैसे सेमेडा है या और दूसरे इदारे हैं, वो हमारे पास आते हैं और वो हमें बताते हैं कि नए बिजनेसमैन कैसे बिज़नेस कर सकें। आजकल हम लोग एक और भी काम कर रहे हैं कि जो अकेडमी इंडस्ट्री लिंकेज पर काम कर रहे हैं, जो इंडस्ट्री को लोग चाहिए होते हैं, जो यूनिवर्सिटी से पास आउट होते हैं, उनके दरमियान में आपस में लिंकेज नहीं है। तो हम यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे होते हैं, वहाँ पे इवेंट्स होते हैं, वहाँ उनको बताते हैं कि कौन सी इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर है, हैदराबाद के अंदर है, कोटरी इंडस्ट्रियल जोन भी हमारे पास ही है। तो इस पर काफ़ी तेज़ी से हम लोग काम कर रहे होते हैं। इससे बहुत बेनिफिट होता है। हम बताते हैं उनको कि हमारे पास फूड इंडस्ट्री है, हमारे पास जो रियल इस्टेट की इंडस्ट्री है, हमारे पास ऑटो इंडस्ट्री हैदराबाद में काम कर रही है, तो यहाँ पर आना चाहिए यूनिवर्सिटीज़ को भी, और इंडस्ट्री के एक साथ भी हम इवेंट करवाते हैं। ये बहुत अच्छी बात आपने मुझे बताई कि कम अज़ कम चले एक तो मसला हल हो जाएगा नौजवानों का कि उन्हें पता होगा हमने किस जगह जाना है, वरना तो बेचारा जो यूनिवर्सिटी से निकलता है ग्रेजुएट होकर वो 6 महीने 7 तो धक्के खाता है खाली कि कहीं सी या दूँ में फिर वहाँ मुझे लोग मिले। सर एक तरफ ठीक है हम इस तरफ अगर बात करें, लेकिन दूसरी तरफ भी देखते हैं कि जो बिज़नेस है वो अपने डाउनफॉल पर आते जा रहे हैं।
मतलब जिस ताजिर के पास आप चले जाएं, जिस दुकानदार के पास जाएं, वो आपको जुमला कहेगा यार अब कारोबार में मज़ा नहीं रहा। तो ये जो जुमला है, मतलब ये हकीकत बात है कि कारोबारी अफराद के लिए तो ज़बान ज़्यादा आम हो गया। तो इसके पीछे के रीज़न्स क्या है, क्यों कारोबारी लोग इतने परेशान हैं? देखिए, इसमें मैं आपको सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मैं ये लोगों को कहता हूँ कि सबसे पहले तो आप ब्रांड बने और फिर उसके पास जाएं जो एज अ ब्रांड आपको ख़रीद सके। हम ना तो ब्रांड बनते हैं ना उन लोगों के पास जाते हैं। आप ये सोचें कि अगर पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अगर कोई 5 लाख दुकानें हैं गारमेंट्स की, तो वहाँ पे आप ये देखें कि कितने ब्रांड हैं। मतलब अगर 5 लाख दुकानें कपड़े की हैं तो इसमें ब्रांड कौन से हैं? अगर आप फिंगर टिप्स पे आप बता सकते हैं कि 8-10 नाम हैं जो कपड़े के ब्रांड है बड़े। बाकी लोग ब्रांड क्यों नहीं बने? जो लोग ब्रांड नहीं बनते हैं वो कहते हैं हमारा काम नहीं है, हमारा बिजनेस नहीं है। आपने देखा होगा कोविड के अंदर, जब कोविड आया था तो कोविड के बाद जो काफ़ी हालात लोगों के ख़राब हो गए थे उस वजह से कि मैनुअल जो यहाँ पे लोग काम कर रहे थे और ऑनलाइन लोग काम ही नहीं कर रहे थे। उस वक्त मुझे याद है कि फूड पांडा और जो अमेज़ॉन है वहाँ पे 50,000 से 1 लाख लोग वहाँ पे हायर हुए थे और दूसरी जगह जहाँ जो लोग मैनुअल काम कर रहे थे वहाँ से लोग निकाले जा रहे थे। तो ये एक मेन चीज़ थी जिस पे लोगों को बाद में ख्याल आया, स्पेशली पाकिस्तान के लोगों को, कि हमें ऑनलाइन जाना चाहिए। आजकल हर बिज़नेस के अंदर अगर आप ऑनलाइन काम नहीं कर रहे तो आप समझे फेल हैं। ये मेन चीज़ है। लेकिन सर हमारे यहाँ पे एक अलमिया ये भी तो है ना कि इतना ज़्यादा रुझान ही नहीं है ऑनलाइन का। तो मतलब जो वो चली हुई आ रही है, मतलब एक रविश चली हुई आ रही है पुराने दौर की कि भाई हमने दुकान खोली, फिर वहाँ जाके बैठेंगे, 12 घंटे दुकान को देंगे तो कारोबार चल जाएगा। तो ऑनलाइन पर आने के लिए कोई काम कर रहे हैं हम लोग? लाइक लोगों का माइंडसेट कन्वर्ट करना भी एक बहुत बड़ा काम है ऑनलाइन। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा चैम्बर इसमें काफ़ी काम कर रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, हम यूनिवर्सिटीज़ के साथ जो प्रोग्राम करते हैं वो बता रहे हैं कि जो आप कोर्सेज़ करें। अभी हमारा कुछ दिन पहले एक फ्रीलांसिंग का एक इवेंट हुआ था हैदराबाद क्लब में, इसरा यूनिवर्सिटी के साथ हमने किया था। उसमें बताया गया, जितने भी यंगस्टर थे उनको बताया गया कि आप किस तरह बिजनेस कर सकते हैं। आप फाइवर पे अकाउंट बनाए, अब लिंक्डइन पे अकाउंट बनाए, इस तरह के जितने चैनल्स आए हुए हैं उन वहाँ पर आप जाएँ। लाजमी नहीं है कि हर बंदा उसको जॉब ही मिले किसी इंडस्ट्री में। आप खुद अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपना अकाउंट बनाए, आपके पास दुनिया पड़ी है, डॉलर्स में आपके पास कमाई आ सकती है। इस तरफ हम लोगों को लेके ही नहीं जाते, ना हमारे पास इतने इंस्टीट्यूट हैं, ना ऐसी कोई ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर लोग जा सकें। तो उसके लिए हमारी कोशिश रहती है कि गवर्नमेंट को भी इस तरह उनको हम ऑनलाइन करें इस पर, कि आप इस पर काम करें और हमारे साथ वो उसको प्लान करें। अच्छा सर, आप चूँकि हैदराबाद में बिज़नेस कम्युनिटी को लीड कर रहे हैं, नायब सदर, आप जो है वो बिज़नेस को देख रहे होते हैं, ताजिर का इस वक्त सबसे बड़ा मसला आपकी नज़र में क्या है? उसको क्या मसला दरपेश आता है? ताजिर का बेसिकली मसला ये है कि यहाँ पर अगर आप इंडस्ट्री लगाने जाते हैं तो इंडस्ट्रियल जोन में हमें बिजली, पानी, गैस के लिए बहुत इंतज़ार करना पड़ता है। और अगर नॉर्मल अगर आप शहर की बात करते हैं, जो छोटा ताजिर है, दूसरी जगह पे रोड्स का मसला है, पार्किंग का मसला है, बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं, छोटे बड़े इश्यूज़ हैं। जब हम जा रहे होते हैं तो बहुत डिले हो रहे होते हैं। अब अपने ऑटोबान की मिसाल लें, कितना 1 साल हो गए और कितने अर्से बाद अब कहीं जाके ये रोड बनने वाला है। इस पर भी हमने काफ़ी कोशिश की थी, हमारे प्रेसिडेंट साहब ने भी कोशिश की थी, हमारे लोगों ने कोशिश की कि इस पर काम हो, और ये काफ़ी हद तक काम अब हो भी गया है। 70% तक आई थिंक काम उस पर हो गया। सर वो कोई ऐसा मसला, मतलब जो मसाइल तो बहुत सारे हैं, अंबार है मसाइल का, बिल्कुल, लेकिन अव्वलीन बुनियादों पर जो मसला हल होना चाहिए आपकी नज़र में वो कौन सा है मेरे ख्याल में, जिससे ताजिरों का बस कम फ़ायदा हो जाए? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि हमारे पास जो है हैदराबाद में इंडस्ट्रियल जोन जो हैं वो जितने ज़्यादा बनेंगे और जितने ज़्यादा तादाद के अंदर से जो हमारी गवर्नमेंट है वो अगर बना के देगी उससे फ़ायदा होगा। क्योंकि जो इंडस्ट्री लगेगी तो वहाँ पे लोग काम करेंगे, कहीं 500 लोग काम करेंगे, कहीं 100, कहीं 50, कहीं 1000। तो ये चीज़ होगी। पिछले 10 से 15 साल के अंदर हमारे हैदराबाद के अंदर कोई नया इंडस्ट्रियल जोन अब तक नहीं आया। जो हैं वहाँ भी बिजली, पानी, गैस के मसाइल हमेशा रहते हैं, हम कहते भी रहते हैं, लेकिन उसको उस तरह मॉनिटर नहीं किया जाता जिस तरह करना चाहिए। अच्छा सर, मैं एक और चीज़ भी देखता हूँ ना, मतलब हैदराबाद में मैंने अलमिया देखा है वैसे तो, कि जो ताजिर हैं उनकी आपस में नहीं बन रही होती। मतलब हम ये देखते हैं कि कई ग्रोह में बढ़ गए ताजिर भी। तो इसकी वजह क्या है? मतलब अगर ताजिर एक साथ हो जाएं, जुड़ जाएं, लाइक अलग अलग जो धड़े बने हुए हैं अगर वो एक जगह हो जाएं तो मेरे ख्याल में ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो जाएगा ताजिर को इससे? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि ताजिर जितने ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होंगे उतनी ज़्यादा ही ताकत ख़त्म हो जाती है। आप देखते हैं जैसे आपका हाथ है, अगर आप एक साथ मुट्ठी बंद करते हैं तो आपकी सारी उंगली और अंगूठे आपके साथ होते हैं। तो यही चीज़ होती है। हैदराबाद के ताजिर पहले साथ थे, फिर मुख्तलिफ वजह से डिफरेंट जगह पर ग्रुप्स में बन गए। हम किसी को ये नहीं कहते कि वो सही है या वो सही है, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि इन सबको हम यकजा करें और एक दफ़ा दोबारा हम एक गुलदस्ते की तरह दोबारा उनको लेके आएँ।
कोशिश हमारी रहती है माशाअल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही। और अभी रिसेंटली मैं 8 नंबर में जो ये जो इंक्रोचमेंट के नाम पे जो बेसिकली चीज़ें हो रही हैं उसमें इसमें कोई किरदार सर आप लोग दिखा रहे हैं अपना? मतलब मैं ये देखता हूँ कि आए दिन जो इंक्रोचमेंट के नाम पे लोगों के जो दुकान है उसके आगे से चीज़ें उठा के ले जाते हैं। इवन जो वो ताजर, वो छोटा शख्स जो फल सब्जी बेच रहा है, हम कहेंगे तो उसको भी ताजरी बिजनेस तो वो भी कर रहा है, जो दिन का 1000 रुपये कमा रहा है अपने घर वालों के लिए और उसका ठेला उठा के ले जाते हैं। तो इसके लिए आपने फिर कोई HMC से कोई दीगर लोगों से बात की है सवाल से? इसमें यह है कि देखिए, जो चीज़ अगर इंक्रोचमेंट है तो ये बहुत से दुकानदार हमें कहते हैं कि यार हमारी दुकानों के आगे लोगों ने इंक्रोचमेंट कर दी है, उसको हटाया जाए। उन्हीं की किसी भी कोई बंदा अगर रिक्वेस्ट करता है तो उसी बुनियाद पर ही कोई आता है। नॉर्मली वो इस तरह नहीं आते, और वो आते हैं। अभी सदर के अंदर भी आए थे, वहाँ से भी इंक्रोचमेंट हटाई थी, उन लोगों ने बाकायदा साथ दिया था। लेकिन जो चीज़ गलत है उसका हम कभी भी साथ नहीं देते। लेकिन ये ज़रूर है कि जो ठेले वाले हैं, जो रेडी वाले हैं, कोई ऐसी जगह हैदराबाद में ऐसा स्पॉट होना चाहिए जैसे पंजाब में दूसरे सूबों के अंदर है, उन्होंने बाकायदा एक इलाके बनाए हुए हैं और उन्होंने बाकायदा उनको रेडी दी हैं, जगहें दी हैं जहाँ पे वो अपने फल फ्रूट जो भी चीज़ें बेच सकते हैं। इस तरह के स्पॉट लाजमी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो बनाएं। बिल्कुल ऐसा ही। और मतलब हम ये देखते हैं कि बाहर, अगर मैं देखता हूँ बाहर मुल्कों में ये सिलसिला है कि प्रॉपर एक मार्केट्स है, मतलब हर उसको एक मार्केट अलॉट है कि उसने उस जगह में काम करना है। लेकिन हमारे यहाँ पे तो जिसका जो दिल चाहता है वो कर लेता है। सर इसमें ताजिर भी किसी हद तक मुलविस नहीं है कि मतलब दुकान के आगे जो ठिया लगता है, जो वो लगाता है अपना छोटा सा कोई बंदा लेके बैठ जाता है किसी भी चीज़ को, तो वो भी तो ताजरी लगवा रहा है, दुकान वाले लगवा रहा है ना, तो वो जिम्मेदार नहीं है इसकी? जी बिल्कुल, इसका दुकानदार बिल्कुल जिम्मेदार होता है। जो अगर दुकानदार खुद करता है तो वो उसका जिम्मेदार है और उसको ये काम नहीं करना चाहिए। वक्तन व फक्तन हम ये कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपको मालूम है कि चैम्बर एक इदारा है और हम सिर्फ उनको बता सकते हैं, कह सकते हैं, और उनको हम कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उनको हम डिक्टेट कर सके आप ये चीज़ हटा लो। लेकिन हम उनको मशवरा ज़रूर देते हैं, क्योंकि जब गवर्नमेंट के इदारे आते हैं तो उनकी चीज़ें जब ले जाते हैं तो फिर वो हमारे पास आते हैं और उनको हम कहते हैं कि देखिए हमने आपको पहले भी कहा था। तो हमारी कोशिश होती है कि इंक्रोचमेंट ना हो, हम कभी भी उसके हक़ में नहीं रहते। सही बात है, बिल्कुल। और यकीनी तौर पे ये वो चीदा मसाइल हैं जिन पर मेरे ख्याल में बात होनी चाहिए। और एक तरफ हम जो है ना वो हैदराबाद में इन इश्यूज़ को बहुत ज़्यादा, मतलब सर मैं ये देख रहा हूँ कि अब बिज़नेस हैदराबाद में जो है ना वो एक परेशानी का सबब बन गया है। ख़ास तौर मतलब देखें, बड़े बिजनेसमैन तो खुश हैं, वो तो कमा रहे हैं, लेकिन छोटा ताजर है वो काफ़ी हद तक परेशान दिखाई देता है हम लोगों को। तो खैर हम इस पर और मज़ीद बात करेंगे। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आते हैं तो आज हम जो है वो जिक्र करेंगे शान वकर सिद्दीक का भी, और यकीनी तौर पे उनके अलावा चूँकि आज 19वीं शब है तो परसों से लोग एहतिकाफ में बैठना शुरू हो जाएंगे, तो एहतिकाफ के जो मसाइल हैं उन पर भी बात होगी अल्लामा अरसलान साहब से, और सनाखा भी हमारे दरमियान मौजूद, उनसे हम कलाम भी सुनेंगे। लेकिन यह वक्त एक ब्रेक का, आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए करम रमज़ान, पावर्ड बाय यूनिक बैटरीज एंड यूनिक मोटरसाइकिल। रमज़ान करम है, रमज़ान रमज़ान। हमारी और हमारे बच्चों की बेहतर नशोनुमा के लिए प्रोटीन इंतहाई जरूरी है। चिकन इस जरूरत को पूरा करने के लिए कम खर्च और मयारी जरिया है, मगर बदकिस्मती से इस चिकन को जिन तरीकों से ज़बा करके फरोख्त किया जाता है वो इंतहाई नामुनासिब और हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के बरखिलाफ है। व्हाइट मीट इन मसाइल का हल सेहतमंद और साफ सुथरे माहौल में मुतारिफ करवाता है। बिल्कुल फ्रेश और हेल्दी चिकन मीट सिर्फ व्हाइट मीट से ही मिल सकता है। व्हाइट मीट सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। बिल्कुल 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 बिल्कुल।
रोज़ा जो है हम क्यों रखते हैं। जैसे ये सिंधु किनारे उभरे उजाले की पहली किरण, मैं फिर आपको जैसे बरसों बाद नजर आए सब आरज़ुओं का मिलन। सिर्फ बात करनी है ना, तो मैं इस तरह लेकर आऊंगा जो बिजनेसमैन है, मतलब हैदराबाद में रिहाइश और आसाइश की नई दुनिया आपके लिए। बिल्कुल। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद, द गेटवे टू हैदराबाद। M9 मोटरवे पर हैदराबाद टोल प्लाजा के बिल्कुल साथ, जहां है 125 गज, 250 गज और 500 गज के शानदार रिहायशी प्लॉट्स, साथ ही 2000 गज और 3000 गज के आलीशान फार्म हाउस प्लॉट्स। आगाज कीजिए एक नए सफर का, बनाएं अपनी जमीन पर अपना घर। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद। प्लॉट्स की कीमतें आपके बजट के मुताबिक, बहुत आसान बुकिंग, माहाना किस्तों का आगाज 10,000 रुपए से, 5 साल की बेहद आसान किस्तों में अदायगी। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद, खुली फिजा में जिंदगी की तमाम मॉडर्न सहूलतों से आरास्ता, महफूज गेटेड कम्युनिटी, शानदार गोल्फ कोर्स, शाहिद आफरीदी क्रिकेट एकेडमी, आला तरीन टाउन प्लानिंग, 200 फुट चौड़ी मेन बुलेवार्ड, मसाजिद, सरसब्ज पार्क्स, तालीमी इदारे, कमर्शियल मराकज, 24 घंटे भरपूर सिक्योरिटी। कदम रखिए इस नई दुनिया में। आपका घर, आपकी जमीन, जहां मुस्तकबिल बेहद हसीन। रमजान का रम है, रमजान रमजान। एक बार फिर खुश आमदीद करते हैं आपको हैदराबाद न्यूज़ की खुसूसी रमजान नशरियात करम रमजान में, पावर्ड बाय यूनिक बैटरीज एंड यूनिक मोटरसाइकिल। आप मुलाहिजा कर रहे हैं हैदराबाद न्यूज़ के चल रास्त। और अली साहब आप बताइए खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह नज़ला तवातिर के साथ जारी हो सारी है, 2 रोज़ हो चुके हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह तीसरे रोज़ में नज़ला ख़त्म हो जाएगा। आपको 2 रोज़ 6 रोज़ हो गए ना, दुआ करेंगे आपके लिए। सही नहीं हो रहा। जब मज़े की बात इस दफ़ा नज़ला हुआ है, वरना नॉर्मली नज़ला 1 दिन में 2 दिन में सही हो जाता है, सही नहीं हो रहा है यार, अजीब। आप मर्दान प्याला पे जाके नवाब भाई को बोलें, वो आपको इंशाल्लाह कहवा पिलवाएंगे, बेहतरीन हो जाएगा। नज़ला सही ना होने की एक वजह भी है। बताएं। हमारा जो स्टूडियो है ना, वो ऑटोबान रोड पे, और जिस रोड से हम लोग आते हैं ना, तो इतनी मट्टी है वहाँ पे, इतनी मट्टी है कि वो मट्टी नाक में जाती है और बाकायदा तौर पर नज़ला हो जाता है। आप मेरे भाई हैं, आपने बहुत अच्छी बात की, मैं आपकी बात को अप्रिशिएट करता हूँ। आपकी बात पे बात है, आपको पता है मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर हम जाते हैं तो पफिंग होती है, तो यहाँ पफिंग वगैरह की जाती है ना, तो यहाँ पर हमने सहूलत ये की है कि जो चैनल्स पे आ रहे हैं उनकी पफिंग ना हो, बल्कि जो सब गुजरने वाले हैं आने जाने सब पफिंग हो, इस वजह से। बिल्कुल सही। और लेकिन ये मसला है, अल्लामा अदनान से पूछें आप, और हमारा तो नसीब ऐसा है जब हम गुजरते हैं उसी टाइम कोई ट्रक गुजरता है वहाँ से, और वो पूरे रोड पे मट्टी फैलाता हुआ जा रहा है। क्या कहना चाहिए? ये बहुत अच्छी मुनासबत है उन्होंने, हम तो आते हैं तब भी हो जाती है, जाते हैं तब भी हो जाती है, उसके अलावा भी कोई काम हो तब भी हमारी पफिंग हो ही जाती है। तो ये तो बड़ा आलमी है। खैर हम इस पर बात भी कर रहे हैं यकीनी तौर पे, और जो है ना वो शान साहब मौजूद है तो उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन अभी अल्लामा अदनान साहब मौजूद हैं। अल्लामा साहब, मेरे जहन में एक सवाल आया, मेरे जहन में तो नहीं आया, आजकल चल रहा है फेसबुक वगैरह पे सब जगह पर। वैसे अगर किसी ताजिर से जाके किसी से भत्ता मांगा जाता था, उसको कहते थे रिश्वत लेना। अब ये माह रमज़ान में एक लफ्ज़ आ गया ईदी, कि भाई ईदी दे दो, तो ये जो ताजरों से ईदी ली जा रही है, तो ये जायज़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब भी आप कोई जो ना रैंडम सवाल पूछते हैं ना, तो मैं थोड़ा तजस्सुस में आ जाता हूँ कि कुछ नया ही आया होगा। हाँ, बात यह है कि आप शराब की बोतल पर आबे ज़मज़म लिख देंगे तो हो रहेगी, तो वो शराब ही। सही बात। आप नाम बदल दें ईदी या रखें उसको भत्ता, बात तो एक ही है। वो ईदी की शक्ल में जाए तब भी नाजायज़ है, इसलिए कि देखें गवर्नमेंट ने आपको एक ये रूल तो है कि आप बाज़ारों में जाके बैठे हैं, दुकान लेके बैठे हैं ठेला, तो उसके कुछ रूल्स हैं, ठीक है। अगर आपके ऊपर कोई फ़ीस लगती है गवर्नमेंट की कि आपने मंथली पे करनी है, ठीक है। कुछ तंजीम होती है या कुछ मखसूस लोग जो बदमाश टाइप के होते हैं, उन्होंने एक ये तरीक़ाकार निकाला कि वो आपसे वीकली मंथली कुछ पैसे वसूल करेंगे, अदरवाइज़ आपका ठेला वहाँ लगेगा नहीं या आपकी दुकान में चलेगी नहीं। तो ज़ाहिर है ये रिश्वत है जो बिल जबर आपसे दी जा रही है। और इसमें फिर वही मसला आएगा जो हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि यहाँ अगर बंदा अपने कारोबार को चलाना चाहता है और अगर पता है कि मैं बता नहीं दूंगा मेरा कारोबार डिस्टर्ब होगा, तो अब ये मजबूरन दे रहा तो ये गुनाहगार नहीं होगा, लेने वाला गुनाहगार है इसमें। अच्छा, जी हाँ, ये वो बिल्कुल सही मसला है। लेकिन अगर इसको आप ईदी का नाम दे रहे हैं तब भी ये गुनाह, क्योंकि इसलिए कि जो गवर्नमेंट ने रूल बना दी ना उससे हट के ये
आप नाम बदल के ले रहे हैं तो वो गुनाह ही रहेगा, इसमें कोई सीधा मतलब आप नहीं चाह रहे कि जो HMC वाले TMC वाले बेचारे जो मुस्तफा बिलाल साहब ने इनको लिए कहा था कि बेचारे गरीब लोग हैं, तो वो बेचारे गरीब लोग अपनी ईद अच्छी गुजारे, तनख्वाह नहीं मिलती उनको। हाँ ये वाली बात है ना। मतलब मैं आपको पर्सनल बताऊँ, मैं अगर किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता हूँ तो मैं वेटर को टिप नहीं देता। हाँ वो मैं देख लिया था। उसकी वजह ये है कि उसको तनख्वाह मिलती है, उससे बेहतर हम उसको दूँ ना जो मुस्तहिक है। सही बात है। तो ये उनको तनख्वाह मिलती है, अब फिर भी वो गरीब हैं, फिर भी उनको पैसे चाहिए, नहीं ये कोई हीला या बहाना नहीं है। चले जी, तो ये तो बात हो गई कि जो ईदी ले रहे हो वो गलत है, तो ईदी नहीं लें, ईद पे मिल जाएगी अम्मी अब्बू से, खाली वही ले जाएगा, उसके अलावा नहीं ले दुकानदारों से। ऐसा ही हजरत जनाब। क्यों आप नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे? वो तो उधर भाई देंगे ना, बिल्कुल देंगे। ऑन कैमरा कह दिया आपने, ऑन कैमरा हम लेंगे भी इंशाल्लाह, ये ज़्यादा अच्छा हो जाएगा क्योंकि अभी ईद की नशरियात भी आएगी। जी जी, तो फिर उस पर इंशाल्लाह ले लेंगे। जी जी इंशाल्लाह, तो मसला ही नहीं है। कल तो इंशाल्लाह वैसे आपको ईद मिल जाएगी, ईद है कल माशाल्लाह। अल्लाह अकबर। तो जनाब अली मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ और ना वो इनका त्यौहार आता है ना 25 दिसंबर को, बहुत ख़ास। तो जनाब मैं जो है वो बात को आगे बढ़ाता हूँ। अल्लामा साहब आज 19वीं शब है, यानी कल 19वां रोज़ा है, तो परसों से लोग जो है वो एतिकाफ़ में बैठने शुरू हो जाएंगे। एतिकाफ़ क्यों करना चाहिए, किस पर लाजिम है, उसकी क्या शराइत है, किस तरह करना चाहिए, इस पर ज़रा गुफ्तगू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें एतिकाफ़ की इबादत जो है वो हमसे जो पिछली उम्मतें थी उन पर भी अल्लाह ने लाजिम मलज़ूम करार दी थी। कुरान करीम में इसका जिक्र मौजूद है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है वअहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन ताहिरा बैति लित्वाइफीना व आकिफीना व रुक्काइस सुजूद। अल्लाह फरमाता है कि हमने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से अहद लिया कि वो मेरे घर यानी बैतुल्लाह को पाक करें, पाकीज़ा बनाएं, सुथरा बनाएं, तवाफ़ करने वालों के लिए, एतिकाफ़ करने वालों के लिए और रुकू और सुजूद करने वालों के लिए यानी नमाजियों के लिए। तो इसमें वह आकिफीना का जो लफ्ज़ आया इससे मुराद एतिकाफ़ है। तो पिछली उम्मतों में भी एतिकाफ़ मौजूद था और हमारे उम्मत के अंदर ये एक बात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का तर्ज़ अमल एतिकाफ़ के ताल्लुक़ से क्या था, ज़ाहिर है हम उनको फॉलो करेंगे, उनकी ज़ात नमूने हयात है। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ान के अंदर इतनी पाबंदी के साथ एतिकाफ़ फरमाते थे कि कई मरतबा आपने 30 दिन का एतिकाफ़ भी फरमाया और कई मरतबा ऐसा हुआ कि 30 दिन का नहीं फरमाया, 10 दिन का लाजिम मलज़ूम फरमाया। और इतना तसलसल के साथ ये मामला चलता रहा कि आखिरकार आपका विसाल ज़ाहिरी हो गया। यानी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की एक ये दायमी सुन्नत है। और इसमें फिर एक बात ये आती है, चलो मैं इस पहले फजीलत भी बता देता हूँ एतिकाफ़ की, क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने एतिकाफ़ करने वालों के लिए फ़रमाया कि जो अल्लाह की रज़ा के लिए एतिकाफ़ करता है, अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे और जहन्नम के बीच में 3 खंदक़ें हाइल फरमा देगा और एक खंदक का फासला मगरिब से मशरिक़ तक का है। तो यानी इस हिसाब से आप लगाएं तो 3 मरतबा मशरिक़ और मगरिब का फासला कितना है। तो एक जो बंदा एतिकाफ़ कर रहा है अल्लाह की रज़ा के लिए, उसको इतना बड़ा फ़ायदा मिल जाएगा कि वो जहन्नम से इतना दूर हो जाएगा जितना मशरिक़ से मगरिब तक का 3 मरतबा फासला किया जाए। ये एक हदीस शरीफ आती है, एक हदीस शरीफ में यह आता है कि जिसने अल्लाह की रज़ा के लिए एतिकाफ़ किया, अल्लाह तबारक व तआला उसको एक हज और एक उम्रे का सवाब अता फरमाता है। ये फ़ज़ाइल बताने की वजह और मकसद ये होता है कि लोगों में जज्बा बढ़े इस इबादत का। अच्छा, हमारे यहाँ रूटीन ये भी है कि कुछ लोग होते हैं जिनकी आदत है एतिकाफ़ में बैठने की, उनकी नीयत वाकई इबादत की होती है, अगर वो एतिकाफ़ में ना बैठे तो उनका दिल भी नहीं लगता। कुछ लोग वो होते हैं जो इसलिए बैठ जाते हैं कि यार हम कभी ज़िंदगी में बैठे नहीं, एक दफ़ा तो बैठ जाएँ, चलो अच्छी बात है। कुछ लोग इसलिए बैठते हैं कि वो एक रूटीन बन गई है कि हम जाके बैठेंगे, पूरी की पूरी गैदरिंग को लेके जाएंगे, फिर वहाँ एक जिस तरह का माहौल मस्जिद में बनता है कि असल गपशप चल रही हो। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे माहौल आपको देखने को मिलते हैं मसाजिद में, और गुफ्तगू चल रही है, खाना पीना चल रहा है, तो फिर उनको जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कोई सरोकार नहीं होता है, वो जस्ट जाके अपना टाइम पास करके वापस आते हैं, जैसे जाते हैं वैसे ही आ जाते हैं। एतिकाफ़ की 3 अक़साम फ़ुक़हा ने बयान की है। पहली तो वही है कि जिसको वाजिब कहा गया है एतिकाफ़ वाजिब वो होता है कि अगर आपने मन्नत मान ली कि मैं फ़लाना काम हो गया तो मैं अल्लाह के लिए एतिकाफ़ करूँगा, तो जितने दिन की आपने नियत मन्नत मानी है उतने दिन का एतिकाफ़ करना वाजिब हो गया। अगर नहीं करेंगे तो फिर आपको कफ़ारा देना होगा। अच्छा, एक एतिकाफ़ होता है सुन्नत जो रमज़ान के आखिरी अशरे में किया जाता है, ठीक है, और एक एतिकाफ़ नफ़िल जो आप 12 महीने में जिस वक्त भी मस्जिद में दाखिल हों आप एतिकाफ़ की नियत करें, आपको एतिकाफ़ का सवाब मिलेगा। लेकिन इस पर जो तवज्जो हमें करनी है वो ये कि मसाजिद में एतिकाफ़ बानिस्बत पहले के अंसर भाई आप भी देखते होंगे अब बहुत ज़्यादा है। पहले वो एक ख़ास उम्र के लोग होते थे वही बैठते थे और वो पर्दा करके बैठ गए, और उसके बाद आप देखें 60 या 50 प्लस जो होंगे वही। अब नौजवानों का भी उससे रुझान हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हर मुस्बत काम से कोई ना कोई मनफी चीज़ निकल के आई जाती।
तो वो जाके जो बैठ रहे हैं ना, उनका बैठने का असल मकसद क्या होता है, वहाँ जाके उनकी एक्टिविटीज़ देखें तो अंदाज़ा हो जाएगा। पहले के लोग एतिकाफ़ में बैठते हैं सर, 10 दिन तक उनकी शक्ल देखने को नहीं मिलती थी। अब एतिकाफ़ में बैठ के वो इंस्टा भी यूज़ हो रहा है, वो फेसबुक भी चल रहा है, व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी चल रहे हैं। 10 दिन के लिए भी ये अल्लाह तबारक व तआला के लिए अपने मामला, दुनियादारी, दोस्त, इन लोगों से कतई ताल्लुक़ ही नहीं होती हमसे। आप ये बताएं कि बाद वक़्त ऐसा नहीं होता कि आप कमाने के लिए एक शहर से दूसरे शहर में चले जाते हैं, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाते हैं, तो फिर आपका जितना पीछे फैमिली है, दोस्त हैं, जो भी एक्टिविटीज़, वो सब के सब आपकी कतई ताल्लुक़ के आ गए ना। क्या 10 दिन भी अल्लाह के लिए नहीं हमारे पास कि हम सारे मामलों को छोड़ के आ जाएँ, वहाँ पे जाएं? अच्छा, मेरा एक मशवरा ये है लोगों को, एक तादाद वो होती है इतिकाफ़ करने वालों की कि वो साल हर साल आप देखेंगे कि वो नमाज़ें पढ़ रहे होते हैं। अच्छा, नमाज़ उनको आती ही नहीं सही, प्रैक्टिकली 30 साल 35 साल नमाज़ पढ़ते उनको हो गए। तो जो मराकिज़ वगैरह ऐसे हैं जहाँ पे इतिकाफ़ ऐसा होता हो, जहाँ पे आपको नमाज़ें सिखाई जाती हों, कुरान पढ़ना सिखाया जाता हो, आपको तहारत के मसाइल सिखाए जाते हों, सबसे पहले कोशिश करें वहाँ पे इतिकाफ़ करें। उससे ये होगा कि आपको दीन की नॉलेज एक दफ़ा सही आ जाएगी। उसके बाद तो आप किसी मस्जिद में अकेले भी बैठ जाएंगे तो आपकी इबादत बिल्कुल सही डायरेक्शन पे रहेगी। बात यह कि कुरान सही पढ़ना नहीं आ रहा, आपको नमाज़ पढ़नी सही नहीं आती, तो आप इतिकाफ़ करें, आप उम्रा करें, आप हज करें, आप नमाज़ पढ़ें, कोई भी इबादत कबूल नहीं होगी, इसलिए कि उसका जो सही हक़ था अदा करने का वो अदा ही नहीं हुआ। इसलिए कोशिश ये है कि इतिकाफ़ उन जगहों पर किया जाए जहाँ पे पहले इतिकाफ़ सिखाया जाए। और अगर ऐसा भी नहीं हो सकता तो मसाजिद में उलमा बैठे हैं, आप रमज़ान के अलावा जाके इतिकाफ़ के मसाइल मामला सीख सकते हैं, लेकिन पहले सीखें, उसके बाद जाके इतिकाफ़ में बैठें। अच्छा, ये भी कहते हैं कि अगर आप जो है वो वुज़ू खाने वाले हिस्से में आके गुफ्तगू कर लें तो आपका इतिकाफ़ ख़त्म हो जाता है, वहाँ गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए, मतलब जो वुज़ू खाने वाला हिस्सा वहाँ की बात कर रहा हूँ ख़ास तौर पर। मोस्टली मसाजिद में जो वुज़ू खाना होता है वो फ़नाए मस्जिद में बनाया जाता है, और फ़नाए मस्जिद के अंदर जो है वो अगर मोतकिफ़ चला जाए तो उसका इतिकाफ़ नहीं टूटता। अगर किसी मस्जिद का वुज़ू खाना मस्जिद के गेट के बाहर होता है, आपने देखा होगा ऐसी मसाजिद में बाहर गया तो वो खारिज अज मस्जिद हो गया, वहाँ जाने से इतिकाफ़ टूट जाएगा आपका। अगर गेट के अंदर है तो ये फिर आप मस्जिद देखो, गेट के अंदर ज़्यादा का जो हिस्सा होता है ना, एक होता है मस्जिद का एन हिस्सा जहाँ पे इमाम नमाज़ पढ़ाता है, उसके बाद आपने बाहर का एक हिस्सा देखा होगा जो थोड़ा सा नीचे होता है फर्श उसका, वो भी फ़नाए मस्जिद है। अच्छा, उसी में ज़्यादातर ये आपके जो ना वाशरूम वगैरह और ये वुज़ू के जो मामला थे ये सारे यही होते हैं। तो ये तो फ़नाए मस्जिद है, इसमें जाने से इतिकाफ़ नहीं टूटता। लेकिन किसी का वुज़ू खाना या वाशरूम वगैरह का मामला बाहर है तो ज़ाहिर है हाजत के लिए तो वो जा सकता है वुज़ू करने के लिए, अदरवाइज़ वो गया बात करने के लिए तो वो उसका इतिकाफ़ टूट जाएगा। और अगर ये चीज़ें मस्जिद में मौजूद ही नहीं है तो इन हाजत को पूरा करने के लिए वो घर भी आ सकता है, लेकिन वुज़ू किया फ़ौरन जाएगा, गुफ्तगू नहीं कर सकता, और हाजत जो कर रहा है हाजत के लिए आना है वो किया फ़ौरन मस्जिद जाएगा, गुफ्तगू नहीं कर सकता। मतलब अगर वो फ़नाए मस्जिद वाले हिस्से में है तो उसका इतिकाफ़ कोई असर नहीं पड़ेगा, भले वो बातचीत वहाँ कर ले। जी हाँ, जी हाँ, सही हो गया, करनी नहीं चाहिए, लेकिन वहाँ इतिकाफ़ टूटेगा नहीं, वहाँ इतिकाफ़ टूटेगा नहीं। बिल्कुल ठीक हो गया। चलो, मतलब साहब एक और चीज़ हम ये देखते हैं कि आजकल जो है वो, जिस तरह आपने इस बात को कवर भी कर लिया, वैसे तो आजकल जो है ना वो मसाजिद में जो एतिकाफ़ है उसमें अब मोबाइल फ़ोन्स लेके जाना, चीज़ों का मौजूद होना, ये एक आम सी रूटीन बन गई है। मतलब मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि अगर ठीक हो गया, अच्छा, तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि वो लोग जो अब मोबाइल फ़ोन लेके जा रहे हैं वो करेक्ट तो हैं, मतलब उनकी स्नैप भी जा रही है, सारी चीज़ें हो रही है, वो पोस्टिंग वगैरह भी कर रहे हैं, इवन मुझे बताया जा रहा है कि भाई सिगरेट भी पी रहे होते हैं, तो जो है वो क्या नाम है अपना, और ये तो है उम्मीद तौर पर देखा गया है, वो जो खाने पीने की वो चीज़ें भी तो होती हैं इन लोगों की, पुड़िया छुड़िया वो भी खा रहे हैं, तो इससे एतिकाफ़ का जो वो है, एतिकाफ़ का जो अमल है वो ज़ाइल हो जाएगा या सिर्फ गुनाहगार ही होगा मतलब बंदा? ऐसे लोग जो आदतन ऐसी पुड़िया खा रहे हैं या सिगरेट पी रहे हैं, इनको एतिकाफ़ में बैठना भी जायज़ नहीं है। अच्छा। उसकी वजह बुनियादी ये है कि मस्जिदों के अंदर बदबू का लाना ये हराम है। आप तो पुड़िया या पान की बात करें, अगर कोई शख्स प्याज खाता है उसकी स्मेल होती है, इवन के फ़ुक़हा ने यहाँ तक देखा है कि कुछ लोगों को पसीने से जो ना स्मेल आने की आदत होती है, उनके बगल वगैरह से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, उनको मस्जिद में बाद जमात नमाज़ पढ़ने की भी इजाज़त नहीं दी गई। मस्जिद की हुर्मत का ख्याल इतना ज़्यादा है, तो जो जाके वहाँ स्मोकिंग कर रहा है या पुड़िया खा रहा है, उससे आप सोचें कितना तक़द्दुस पमाल होगा। तो ऐसों को तो अब जब एक बंदा है जिसकी तबई तौर पे एक मसला ये हो गया कि उसको बदबू आ रही जिस्म से, उसको जमात से नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई, तो जो कर रहा है स्मोकिंग उसको कैसे दी जाएगी? तो ऐसे लोगों के लिए एतिकाफ़ में बैठना बिल्कुल जायज़ नहीं है। अगर ये इन चीज़ों को छोड़ के फिर आके बैठते हैं तो बैठें, नहीं छोड़ सकते हैं तो भी एतिकाफ़ में ना बैठें। बिल्कुल सही हो गया जनाब अली। मैं वापस आऊँगा शान साहब की जानिब गुफ्तगू को लेके। सर, एज अ बिजनेस मैन, चूँकि हम देखते हैं कि बिज़नेस कम्युनिटी या जो ताजर है वो पूरा दिन एक रूटीन होती है उसकी, तो सुबह उठेगा, दुकान पे जाएगा, जो भी उसकी कारोबार है वहाँ जाएगा, फिर वो रात को वापस आएगा। तो इस तमाम सिलसिले में ताजिर हज़रात रोज़ा किस तरह रखते हैं, किस तरह उसको मैनेज करते हैं? जी बिल्कुल, देखिए ताजिर की अगर हम बात करें तो
ताजिर के लिए रोज़ा रखना तो बहुत आसान होता है, लेकिन पाकिस्तान में बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब वो घर पे होता है तो उसको घर पे लाइट नहीं अवेलेबल नहीं होती, जब बेचारा वो दुकान पर जाता है तो वहाँ पे उसको बड़ी मुश्किल होती है। तो रोज़े की हालात में उसमें काम भी करना पड़ता है, उसको कस्टमर से डील भी करना पड़ता है, इंडस्ट्री अगर चला रहा है तो वहाँ पे अगर लाइट का कोई इशू हो जाता है तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि जो वर्कर या लोग काम कर रहे होते हैं उनके लिए बड़े मुश्किल हालात होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कभी गैस का इशू आ जाता है, कभी पानी नहीं है, कभी बिजली का मसला आ जाता है, तो ये एक बड़ी बेकार थोड़ी मुश्किल सूरत हाल हो जाती है। सर की बात से मुझे वो जगह याद आया जो आपने भी इत्काफ का पूछा। बात लोगों को मैंने खुद देखा पर्सनली कि वो लोग जो है इत्काफ में जाके बैठते भी इसलिए थे कि लाइट के बड़े इशूज़ थे और वहाँ मस्जिदों में लाइट आ रही होती है। ये बाकायदा मुझे किसी ने कहा था कि यार वहाँ लाइट आ रही है, कम से कम ये होगा कि मस्जिद में रहेंगे लाइट तो होगी, पंखे का मसला तो नहीं होगा यार। हाँ, अब तो लोग बाकायदा जाते हैं यार, शहरी का इंतजाम होता है इत्काफ वालों के लिए, तो वो इत्काफ में शहरी मिलेगी। हाँ, अट्रैक्शन जो है काफ़ी सारी चीज़ों में है, इबादत को हमने पसे पुष्ट डाल दिया है, बाकी सारी चीज़ों पर हमारी तवज्जो है। बिल्कुल ऐसा ही है जनाब। मैं ये चाहूँगा कि आप रोज़े के हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि रोज़ा ताजिर लोगों को या आम लोग किस तरह गुजराना चाहिए आपकी नज़र में? देखिए, रोज़े के बारे में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि रोज़ा जो होता है वो हमें ये सिखाता है कि हमने बहुत सारी हलाल चीज़ें इस रमज़ान में छोड़ देनी है। तो इसका मकसद ये है कि पूरे साल जो हम हराम काम कर रहे हैं हम वो भी छोड़ दें। क्या बात है। मुझे ये इसका मकसद समझ में आया। और ये भी चीज़ मैंने देखी है कि जो हम नमाज अगर पढ़ते हैं तो एक नमाज से दूसरी नमाज का जो वक्त है वो हम कैसे गुजारें, वो ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। ये नहीं कि एक नमाज के बाद दूसरी और फिर तीसरी, फिर चौथी और फिर पाँचवीं। कितने लोग ऐसे होते हैं जो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, लेकिन जब अपने काम पे या बिज़नेस पे जाते हैं तो वहाँ पे वही उनके हालात होते हैं, वही सब चीज़ें, मिलावट भी हो रही होती है, 2 नंबर काम भी हो रहे होते हैं, रिश्वत भी चल रही है, सब चीज़ें चल रही होती हैं। तो फिर वो कैसी चीज़ें हुई? हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आपने सुना होगा कि जो सच्चा ताजिर होगा वो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसे ही होगा जैसे उनकी 2 उंगलियाँ होती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है, किसी और के बारे में उन्होंने ये बात नहीं कही। तो मेरे ख्याल में तो सबसे पहले तो हमें ये चीज़ करनी चाहिए, जैसे अभी आपने बात की थी कि हमारे मुल्क के हैदराबाद के हालात बड़े ख़राब हैं या मुल्क के हालात ख़राब हैं, तो आप ये देखें कि दुनिया में आप कहीं भी चले जाएँ, वहाँ पर क्या है कि सुबह 6 से 7 बजे दुकान खुल जाती है, इंडस्ट्री खुल जाती है। आप यूरोप चले जाएँ, अमेरिका चले जाएँ, इवन अफ्रीका चले जाएँ, वहाँ पे मैंने देखा है कि वहाँ 8 बजे अगर आप दुकान नहीं खोलो तो वहाँ पेनल्टी हो जाती है आपको, साउथ अफ्रीका के अंदर। वहाँ ये चीज़ भी है। अब हमारे हुक्म, हालांकि हमारे इस्लाम में हुक्म है कि आप फजर की नमाज़ पढ़ें और आप काम के लिए निकल जाएँ। और हमारे यहाँ क्या होता है कि ज़वाल के वक्त जब हम दुकानें खोलते हैं, ज़ोहर के वक्त आप देखें पूरे हैदराबाद के अंदर 1:30 बजे, 2 बजे, 3 बजे जब दुकानें खुल रही होती हैं, तो वो जो है वो टाइम बहरहाल उसका कारोबार स्टार्ट करने का नहीं होता। फिर उसमें बरकत कैसे आएगी? जब हम अल्लाह के बनाए हुए असूलों को छोड़ देते हैं तो फिर हमारे लिए मुश्किलात शुरू हो जाती हैं, और फिर हम कहते हैं कि यार देखें हमारे साथ क्या हुआ, बिज़नेस नहीं चल रहा और बड़े मसले हो रहे होते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही। और यकीनी तौर पे ये बात तो हकीकत है कि हमारे यहाँ जो है ना वो जो कोरोना वाला टाइम था ना, बड़ा अच्छा टाइम था मेरे ख्याल में वो, कि टाइम पे सारे काम हो रहे थे, सुकून से टाइम पे सारा काम बंद, रात 8 बजे बंदा घर में, सुकून, जिंदगी बड़ी अच्छी थी उस टाइम में। बेशक बेशक। तो बहरहाल सर दूसरी तरफ मैं आऊँगा, एक तरफ हमने कारोबार की तो बात की, सेकेंडली एक तामीराती जो शुबा आपका जो कसर ताल्लुक है, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स भी आप हैं, तो मुझे बताइएगा कि ये जो शोबा है इसमें आजकल मैं देखता हूँ कि तामीराती काम जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गया है। लाइक आप जिस गली में चले जाए कोई ना कोई मकान तो बन ही रहा होता है, उसके बावजूद भी इसकी जो चीज़ें लाइक सरिया, सीमेंट, रेती बजी, वो इतनी ज़्यादा महंगी होती चली जा रही है। उसके पीछे का रीज़न क्या है? हालांकि इसकी कंजप्शन भी ज़्यादा है तो उसके तो फिर प्राइस कम होने चाहिए थे। देखिए, उसकी मेन वजह यह है कि हमारी गवर्नमेंट का जो है वो जो उनका कोई 1 साल 2 साल या 5 साल की पॉलिसी नहीं है। तो उसकी वजह से जो हमारी इंडस्ट्री है वो बड़ी डिस्टर्ब रहती है, चाहे वो सिरामिक की इंडस्ट्री हो या हमारी सरिये की इंडस्ट्री हो या सीमेंट की इंडस्ट्री हो। सीमेंट किसी वक्त भी रेट बढ़ा देती है, हमें मालूम नहीं होता। अगर आपने एक प्रोजेक्ट के अंदर अपना अपार्टमेंट बुक कराया है, फॉर सपोज़ कि अगर मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ और आपने अपार्टमेंट बुक करा लिया मुझसे, तो मुझे मालूम ही नहीं है कि मैं 1 साल या 2 साल बाद चीज़ों के रेट कितने बढ़ जाएंगे। और जब रेट बढ़ जाते हैं और जब मैं आपके पास आता हूं तो आप कहते हैं कि नहीं यार आपने इतने रेट बढ़ा दिए, और उसका आप कसूरवार हमें आप करते हो। हालांकि इसमें हमारा कसूर नहीं होता, हम तो सामान लेके हम आगे लेके और अपनी बिल्डिंग बना रहे होते हैं। और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हमेशा हर वक्त चेंज होती रहती हैं। बजट के अंदर भी कोई ऐसी, लास्ट जो बजट था उसमें कोई ऐसी पॉलिसी नहीं आई जिसकी वजह से कोई काम हो सके। लास्ट गवर्नमेंट में बहुत सारी अच्छी पॉलिसीज़ आई थी जिस पर काम अगर किया जाए तो शायद बहुत कुछ हो सकता है। हमारी केमिस्ट्री स्कीम भी आने का प्लान था, अभी गवर्नमेंट से बात भी हो रही थी और कुछ सेक्टर कह रहे हैं अगर वो स्कीम आ गई
मतलब कि पहला ऐसा बंदा जिसको अगर कोई पूछ गुछ नहीं हो, अगर वो कोई अपना अपार्टमेंट या मकान लेना चाह रहा है, कोई छोटा घर या कोई ऐसी चीज़ लेना चाह रहा है, तो उसे आमदन के बारे में उससे ना पूछा जाए। इस चीज़ पर डिस्कस हो रहा है, तो इंशाल्लाह कोशिश हो रही है हमारी कि इस बजट के अंदर ये चीज़ पास हो जाए, तो इससे बहुत फ़ायदा होगा इसका। अच्छा, तामीराती शोबे में हमने देखा था जो पिछली हुकूमत थी उन्होंने बड़ा काम किया, कोशिश की कि इस पर एक प्रॉपर शोबा बना दिया जाए, इस पर प्रॉपर काम हो, लेकिन अब की हुकूमत फिर वो ऐसा तवज्जो नहीं देनी। तो आप क्या समझते हैं ये शोबा ज़वाल पजीरी की तरफ जो जा रहा है उसका मेन रीज़न, और फिर वो कैसे इसका मसला हल हो सकता है? इसका देखिए मसला इसलिए हल नहीं हो रहा कि इस पर जो है संजीदगी से काम नहीं हो रहा। पिछली गवर्नमेंट में भी काम हो रहा था, उससे पहले भी काम हो रहा था, उससे पहले भी कहा था कि 1 लाख घरों पे काम हो रहा है और उस पर चीज़ें भी बेहतर अंदाज में हो रही थी। लेकिन ये गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब रहीं, लेकिन अभी हमारी काफ़ी जगहों पे बात भी हुई है, कराची में भी और इस्लामाबाद लेवल पे भी, लेकिन वो कह रहे हैं कि इस बार काम होगा। और जो टैक्स लगाए हुए, इवन फाइलर पे जो टैक्स लगा हुआ था वो भी कुछ रिड्यूस करने के लिए हमने कहा है, क्योंकि टैक्स जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और जब डीसी रेट बढ़ जाता है और दूसरी चीज़ें बढ़ जाती हैं, एफबीआर वैल्यू बढ़ जाती है, उससे बहुत लोगों को मुश्किल होती है। आपको मालूम है कि इस वक्त कारोबार के हालात ही इतने अच्छे नहीं हैं। एक बंदा बहुत मुश्किल से पैसे इकट्ठे करके कोई चीज़ जब खरीदता है, उसके बाद उसको इतना टैक्स देना पड़ता है, तो वो सोचता है कि मैं क्यों ना मैं और कुछ दिन बाद ये ले लूँ, या कोई ऐसी स्कीम गवर्नमेंट की है तो फिर मैं परचेज़ करूँ। तो कुछ कन्फ्यूजन भी रहती हैं एफबीआर में, इनकम टैक्स में, बहुत सारे शोबे ऐसे हैं जहाँ पर ये चीज़ें रहती हैं। तो हमारी कोशिश रहती है, चैम्बर का काम भी बेसिकली यही होता है कि हम जो है एक ब्रिज का किरदार अदा कर सके, जो हमारे जो लोग होते हैं हैदराबाद के शहर के लोग या पाकिस्तान के लोग हैं, और उसमें और चैम्बर के दरमियान में एक ब्रिज ऐसा बन जाए जिसमें कोई भी अगर मामलात हैं जिसको अगर कोई समझ नहीं आ रहे, चाहे वो बिल्डर के हवाले से हो या किसी और हवाले से हो, तो वो चीज़ें बेहतर अंदाज में पाए तकमील तक पहुँच सकें। बिल्कुल ऐसा ही, और बहुत अच्छी बात है, इस तरह का काम होना भी चाहिए। अच्छा, मैं जो है वो और भी गुफ्तगू करूँगा इस हवाले से आपसे, और 2-4 चीज़ें मज़ीद, जिस तरह अभी रिसेंटली हमने मोबाइल मार्केट वाला वाक़या देखा या उसके अलावा दीगर चीज़ें, मतलब मैं एक चीज़ जो मुझे शायद शहर हैदराबाद में या मुल्क पाकिस्तान में जो मुझे दिल बर्दाश्त करती है वो ये कि एक बंदा जो टैक्स दे भी रहा है उसके बावजूद भी उसका काम प्रॉपर नहीं हो पा रहा, तो ये जो है ना फिर पे छापे भी पड़ते हुए आप चीज़ें भी होती हैं। खैर, हम बढ़ेंगे कलाम की जानिब, कलाम ले लें बहुत अच्छा सा, उसके बाद फिर हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। हाँ, गुलाम मुस्तफ़ा साहब माशाल्लाह हमारे दरमियान मौजूद है, चलते हैं कलाम की तरफ। गुलाम मुस्तफ़ा साहब से गुज़ारिश करूं 2 अशार नाशिर के पेश करें इंशाल्लाह कर दें। ये जब भी है हुजूर देखना, झुकी हुई ये जब भी है हुजूर देखना, झुकी हुई जब भी है हुजूर देखना, हमारा गल्ब गज़ी है हुजूर देखना, हमारा गल्ब गज़ी है हुजूर देखना। किसी का इतने लोगों में किसी का कोई तो होता है, इतने लोगों में हमारा कोई नहीं है हुजूर देखना,
देखना हमारी आँखों में खुशियों का रक्स होता था। हमारी आँखों में खुशियों का रक्स होता था। अभी में दर्द की है हुजूर देखना अभी में दर्द की है हुजूर देखना हमारा कल्ब गज़ी है हुजूर सुभान अल्लाह जी, सुभान आपने माशाल्लाह नात पेश करी जनाब गुलाम मुस्तफ़ा साहब, अल्लाह करीम मजीद बरकत अता फरमाए। जी जनाब ब्रेक लीजिए बेटे। यहाँ वक्त एक ब्रेक का। देखते रहिए कर्म रमजान, पावर्ड बाय यूनिक बैटरीज एंड यूनिक मोटरसाइकिल। रमजान का रम है रमजान रमजान। हमारी और हमारे बच्चों की बेहतर नशोनुमा के लिए प्रोटीन इंतहाई जरूरी है। चिकन इस जरूरत को पूरा करने के लिए कम खर्च और मयारी जरिया है, मगर बदकिस्मती से इस चिकन को जिन तरीकों से ज़बा करके फरोख्त किया जाता है वो इंतहाई नामुनासिब और हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के बरखिलाफ है। व्हाइट मीट इन मसाइल का हल सेहतमंद और साफ सुथरे माहौल में मुतारिफ करवाता है। फ्रेश और हेल्दी चिकन मीट सिर्फ व्हाइट मीट से ही मिल सकता है। व्हाइट मीट सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। जैसे सिंधु किनारे उभरे उजाले की पहली किरण, जैसे बरसों बाद नजर आए सब आरज़ुओं का मिलन। हैदराबाद में रिहाइश और आसाइश की नई दुनिया आपके लिए। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद, द गेटवे टू हैदराबाद। M9 मोटरवे पर हैदराबाद टोल प्लाजा के बिल्कुल साथ, जहां है 125 गज, 250 गज और 500 गज के शानदार रिहायशी प्लॉट्स, साथ ही 2000 गज और 3000 गज के आलीशान फार्म हाउस प्लॉट्स। आगाज कीजिए एक नए सफर का, बनाएं अपनी जमीन पर अपना घर। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद। प्लॉट्स की कीमतें आपके बजट के मुताबिक। बहुत आसान बुकिंग, माहाना किस्तों का आगाज 10,000 रुपए से।
5 साल की बेहद आसान किस्तों में अदायगी। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद, खुली फिजा में जिंदगी की तमाम मॉडर्न सहूलतों से आरास्ता, महफूज गेटेड कम्युनिटी, शानदार गोल्फ कोर्स, शाहिद आफरीदी क्रिकेट एकेडमी, आला तरीन टाउन प्लानिंग, 200 फुट चौड़ी मेन बुलेवार्ड, मसाजिद, सरसब्ज पार्क्स, तालीमी इदारे, कमर्शियल मराकज, 24 घंटे भरपूर सिक्योरिटी। कदम रखिए इस नई दुनिया में। आपका घर, आपकी जमीन, जहां मुस्तकबिल बेहद हसीन। रमजान का रंग है रमजान, रमजान। एक बार फिर खुश आमदेद कहते हैं आपको हैदराबाद न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान नशरियात करम रमज़ान में आप मुलाहिजा कर रहे हैं हैदराबाद न्यूज़ के स्टूडियो से बराह रास्त, और आप तक पहुंचाने में ताउन हासिल है यूनिक बैटरीज, यूनिक मोटरसाइकिल, रिवायत कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति, अल मदीना फ्लोर मिल्स, ग्लैमर पेंट्स, हाजी महफूज शीरमल हाउस, वाइट मीट चिकन, लासीफा ब्रेड, डायमंड गोल्फ सिटी, अजवा कुकिंग एंड बनास्पति, अपना मदीना ब्लेसिंग स्कूल, तरंग वॉशिंग पाउडर, टैब्स कैम्ब्रिज स्कूल, सुपरस्टार मोटरसाइकिल, अल जुहेब आटा चक्की, शाहीन हनीफ कैटर्स, महमूद डेकोरेशन, केच इवेंट मैनेजमेंट, एथलीट अरीना, अल सफ़ा ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, रेंट हाइट्स और सुमेर शेख साहब का बहुत शुक्रिया कि आप नशरियात का हिस्सा बने हुए हैं। और यकीनी तौर पर जिस तरह हम गुफ्तगू कर रहे थे शान साहब से, और हम जो है वो तामीराती शोबे पर बात कर रहे थे कि वो किस तरह से उसमें कोई बेहतरी आनी चाहिए, उसमें किस तरह से काम होना चाहिए, मैं उस बात को भी आगे बढ़ाऊंगा। जनाब अल्लामा अरसलान साहब यहाँ मौजूद हैं, हम उनकी जानिब भी आगे बढ़ेंगे। कोई सवाल लेकर आए हैं आप? एहतिकाफ के हवाले से हज़रत माशाल्लाह जो सवाल लाया था वो आपने कर ली हैं। अच्छा, मैंने कर लिया, तो मुझे बता देना आपने करने थे। चलें, अच्छी बात है। तो आप चलें, कोई सवाल अगर आपके जहन में यूनिक कोई सवाल हो। यूनिक यूनिक तो हर चीज़ है, बिल्कुल बराबर में यूनिक है, इधर भी यूनिक है माशाल्लाह। और वहाँ रिवायत भी बरकरार है। किस चीज़ की? ट्रांसमिशन। अच्छा, फिर ठीक हो गया। तो जनाब अली अल्लामा अरसलान साहब यहाँ मौजूद है, मैं उनकी जानिब आगे बढ़ूंगा। और जिस तरह से हम लोग एहतिकाफ़ के मसाइल पर बात कर रहे थे, अल्लामा साहब, लोग एहतिकाफ़ में बैठते हैं, ठीक है, और आजकल तो एक मतलब वही वाली बात है कि एक शौक़ हो गया लोग एहतिकाफ़ में बैठने का। तो एहतिकाफ़ के दौरान, मतलब दौरान एहतिकाफ़ रोज़ा रखना लाजिम व मलजूम है, या कोई शख्स रोज़ा छोड़ सकता है किसी उज़र की वजह से? क्योंकि मैंने ये सुना है मेरी नाक़िस इल्म के उस पर कि अगर आप एहतिकाफ़ में बैठ गए, अब आप हर हाल में रोज़ा रखेंगे, आप पे लाजिम हो गया। एहतिकाफ़ के लिए रोज़ा शर्त है, ठीक है, और शर्त उस चीज़ को कहते हैं जिस पर मशरूत का वजूद मौकूफ़ होता है। यानी अगर शर्त ना पाई जाए तो मशरूत भी नहीं पाया जाएगा, तो रोज़ा नहीं होगा, तो एहतिकाफ़ भी सही नहीं होगा आपका। वो एहतिकाफ़ जिसमें रोज़ा शर्त नहीं है, वो सिर्फ नफिल है कि जो आप पूरे 12 महीने के अंदर रखते हैं जब भी मस्जिद में जाएंगे। उसके अलावा ये रमज़ान की जो आखिरी अशरे का एहतिकाफ़ है, इसके लिए भी रोज़ा लाजिम है। और जो वाजिब है एहतिकाफ़, जो मन्नत के तौर पर किया जाता है, उसके लिए भी रोज़ा लाजिम है। अच्छा, अगर कोई शख्स रोज़ा नहीं रखता तो क्या उसका एहतिकाफ़ ख़त्म हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल, एहतिकाफ़ ख़त्म हो जाएगा। उससे वो कंटिन्यू नहीं रख सकता, उससे कंटिन्यू नहीं रख सकता। नहीं, वो वापस अगर वो उसके बाद रहना चाहता तो वो नफिल में काउंट होगा, जो सुन्नत मौक़दा वो अदा नहीं होगा, वो अदा नहीं होगा। अच्छा, अगर मतलब जैसे 10 दिन का एहतिकाफ़ होता है, मैं नियत कर ली सुन्नत की, और किसी का एहतिकाफ़ जैसे रोज़े के आते तो रह गया, या किसी ने वैसे एहतिकाफ़ तोड़ लिया अपना, वो बाहर चला गया मस्जिद के आते से, तो फिर उस पर क्या है गुनाह? वो देखिए, जानबूझ के गया तो गुनाहगार भी है और उसकी कज़ा भी करेगा। और अगर किसी एमरजेंसी की बुनियाद पर ऐसा काम हुआ कि घर में अल्लाह ना करे किसी की कोई एमरजेंसी हो गई, किसी का इंतकाल हो गया, या कोई घर में ऐसा शख्स बीमार हो गया कि अगर उसको हॉस्पिटल लेके नहीं जाते तो उसकी वजह से कोई मामला बढ़ जाएंगे, और ये वाहिद अकेला ही कफ़ील है, तो इस सूरत के अंदर वो घर पे जाएगा। ज़ाहिर एहतिकाफ़ टूट गया है, लेकिन बाद में वो 1 दिन की कज़ा करेगा। सिर्फ उलमा ने ये बात लिखी कि अगर किसी भी वजह से एहतिकाफ़ टूट जाता है या तोड़ देते हैं, तो उसके लिए 10 दिन का एहतिकाफ़ नहीं है, उसके लिए सिर्फ 1 दिन का एहतिकाफ़ है, वो 1 दिन की ही कज़ा करेगा। और ऐसे और भी मसाइल हैं जिनकी वजह से बाद औक़ात जो एहतिकाफ़ लोग तोड़ देते हैं। एक चीज़ इसमें इजाफी मैं बता दूँ आपको, ऐसा मैंने जब एहतिकाफ़ में बैठा हूँ देखा था कि एक शख्स एहतिकाफ़ में मौजूद है, उसके घर में किसी का इंतकाल हो गया था। अच्छा, ये भी एक उसका कहने के जज्बा है, या उसका जो है एहतिकाफ़ से मोहब्बत कह लें, वो एहतिकाफ़ से बाहर नहीं गया। आखिरी वक्त में आपको पता है ना, वो जो मुंह दिखाते हैं, तो बिल्कुल जब लेके जा रहे थे तदफीन के लिए, तो मस्जिद में जनाजा लेके आ गए थे सिर्फ उसको मुँह दिखाने के लिए। उसने वो देखा, वहीं दुआ की, और उसके बाद उस जनाजे को लेके चले गए, लेकिन वो मस्जिद से बाहर नहीं गया सिर्फ मुँह देखने के लिए। और होना भी यही चाहिए। हमारे यहाँ एक बड़ी गलत चीज़ है, कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं इसको कोई नाजायज़ नहीं है अमल। हमारे क्या होता है कि जैसे मिसाल है कि किसी का इंतकाल हो गया, हम मदरसे में पढ़ते थे,
तो जैसे इंतकाल हुआ ना, तो अब छुट्टी लेके जाते हैं। तो हमारे उस्ताद मोहतरम थे मौलाना ज़हीर साहब, वो कह रहे हैं कि मैं जब पढ़ने के लिए गया था बेटा, तो 1 साल के बाद जब मैं घर पे गया छुट्टियों के बाद, तो मैंने देखा दादी घर पे नहीं है। तो मैंने ढूंढा, घर वालों से पूछा, उन्होंने कहा उनका इंतकाल 6 महीने से ज़्यादा हो गया। घर वालों ने इतला भी नहीं दी। तो उन्होंने कहा अगर इतला देते तो क्या करते आप, शिरकत के लिए आते। अब उनको आपकी दुआएं चाहिए, अब चाहिए उनको आपका इसाले सवाब। इससे बेहतर ये है कि आप यहाँ पे आएँ, आप वहीं से रहकर दीन पढ़ें, इसका सवाब उनके इसाल करें, उनको वो फ़ायदा पहुँचाएगा। ये भी एक सोच है, अगर कोई ऐसा करना चाहे तो कर सकता है, ये अफजल अमल है। लेकिन फिर भी आखिरी वक्त में ज़ाहिर इंसान चाहता है कि वो अपने जो मरहूमीन हैं उनके तजहीज़ व तदफीन के मामला करे और उनकी तदफीन का मामला देखे, आखिरी दफ़ा मुँह देखे। फिर ये कि इंसान अगर नहीं देखता ना बाजू का, तो वो एक रह जाती है ना कसर के, दिल उकताता है कि यार मैंने क्यों नहीं देखा। वो फिर शिद्दत होती है, तकलीफ़ होती है, बाद में गम होता ज़्यादा। तो ये नाजायज़ अमल नहीं है, लेकिन अफजल ये है कि आप ऐसी इबादत में मशगूल हो जाएं जिसमें आप आना नहीं चाहते मस्जिद से, और कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए तो कोशिश करें इबादत को कंटिन्यू करें। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया जनाब आली। और यकीनी तौर पे ये वो चीज़ा मसाइल है जिनका पता होना बहुत ज़रूरी है, वरना हमने तो ऐसे मसाइल देखे मतलब मेरी ज़िंदगी का सबसे इंटरेस्टिंग वाक़या था वो कि हमारे सामने एक लड़का था, वो एतिकाफ़ में बैठा मस्जिद में, और उसने जो है ना वो 4 या 5 दिन के बाद उसने एतिकाफ़ तोड़ दिया। तो वो एतिकाफ़ जो तोड़ा तो पता ये चला कि उस पर कोई जो है ना वो जो जिन होते हैं ना, जिन मतलब जिन्नात होते हैं, उसमें जो फीमेल होते हैं, जो आप मैं चुड़ैल तो नहीं कहूँगा उसको, जिन्नात का जो वो फीमेल मामला होता है वो उस पर आशिक हो गई थी। तो उसने वो एतिकाफ़ मतलब वो डर के मारे से एतिकाफ़ तोड़ा, और उसके बाद वो बाबा बन गया था। उसके बाद बाकायदा उसके पास ताकत आ गई थी कि वो ना लोगों का इलाज करता था। और ये चीज़ हमने देखी। ये वाक़या मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे ख्याल में 2016-17 का वाक़या, 15-16 का वाक़या। मतलब वो जो फीमेल जिन्नी थी, हाँ जिन्नी कह उससे उसने तमाम मतलब फ़वाइद हासिल किए। मतलब बाद में फिर आप अगर आप आज भी, मैं ये सक्खर का वाक़या बता रहा हूँ क्योंकि मेरा ताल्लुक सक्खर से। तो कहाँ से ताल्लुक है? सक्खर से ना। तो मैं भी एक बात कहना चाहूँगा फिर आगे। अल्लाह ने बना दी जोड़ी, एक सक्खर एक रोड़ी। वाह। तो जो है वो आप अगर आज भी सक्खर जाएँ, सक्खर स्टेशन पे उतरे और जाके बोले सोनू बाबा वाली गली में जाना है, तो वो आज भी बाकायदा तौर पे मशहूर है। और सर मैंने बाकायदा कतारें देखी है कि लोग पता नहीं कहाँ सफ़र करके आते थे, और जैसे मैं यूँ समझे कि अपना ऑफिस है, यहाँ से लेकर इतनी लंबी लाइन होगी कि आप ये ले लें अपना गिद्दू चौक ले लें, इतनी लंबी लंबी लाइनें लोगों की होती थी। और वो करता क्या था, सिर्फ एक फूंक मारता था, आपकी पथरी गायब। और सर हुआ, मतलब अल्ट्रासाउंड करा कर आया, पथरी है, वापस जाए नहीं है, ऐसे मामला हुए। अगर वो शरीयत का ताबेदार है तो यकीनन ऐसे मामला मुमकिन है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी चीज़ें होती कमी है। हाँ, लेकिन बड़ा वो इंटरेस्टिंग वाक़या था कि मेरे बहुत सारे जानने वालों ने करवाई ये चीज़ ना, क्योंकि वो हमारे इलाके में बहुत करीब था ना, हमारे इलाके में ही था वो, मतलब इलाके की ही मस्जिद में बैठा था वो एतिकाफ़ के लिए भी। तो वो उसके बाद इस तरह के वो आ गया और वो इलाज करता था। फिर बाद में पता नहीं वो क्या नाराज़ होकर चली गई, मेरे ख्याल में क्या हुआ। उसके बाद जो सड़क पर आया फिर वो चीज़ें बेचता है। अब तो छोटी बच्चों ये है वो मर्द जिसकी कामयाबी के पीछे औरत का बिल्कुल ऐसा ही है, और औरत भी वो जो दिख नहीं रही। इस सिलसिले में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इलामा इकबाल का घर है सियालकोट के अंदर। तो वहाँ जब मैं गया तो वहाँ एक शेर लिखा हुआ था उनकी सीढ़ियों पे, वो था कि वो एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है 1000 सजदों से दिलाता है निजात। तो जब हमें यकीन होता है अल्लाह की ज़ात पे ना, तो फिर हमें किसी और का यकीन नहीं होता। तो अगर हमें बाबे का यकीन होगा तो फिर उसी हिसाब से ही हम ठीक भी हो जाएंगे और बीमार भी हो जाएंगे, वो सारी चीज़ भी होती है। और भी आपने देखी होगी कि इस तरह के वाक़यात ना, ये जो हमारे साइड एरियाज होते हैं लोग, यानी जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, ये आपको वहाँ ज़्यादा मिलेंगे। बिल्कुल डिफेंस में आप जाके देखें वो किसी पे कोई जिन नहीं आ रहा वहाँ। हाँ, वहाँ नहीं आ रहा। ये एक समझ से बात है। बात ये है कि हमने जो अल्लाह ने हमें अहकामात हम पे लाजिम किए ना, नमाज़ पढ़ना है, पाक साफ रहना है, तिलावत, हम इससे हट गए। हमें हल्का तो कुछ होता है, हमें लगता है हम पे किसी ने जादू टूना कर दिया। अरे भाई तू है क्या चीज़, ना तू कमाता है ना तू पढ़ा लिखा है, अच्छा, करेंगे तुझसे ही हसद करेंगे। जैसे वो गधा गाड़ी वाले के पीछे लिखा था बुरी नजर वाले का भूखा था। अरे भाई तेरे ऊपर भी बुरी नजर रखेगा, मतलब अपना वो रक्षे के नीचे चप्पल लटकी हुई होती है, चप्पल क्यों लटकी है? अच्छा हाँ, लम्हा से क्या ये चप्पल वाला सीन क्या है कि अक्सर गाड़ी के पीछे चप्पल लटका देते बच्चे? उसकी वजह ये होती है जैसे कि अगर आप जैसे माशाल्लाह हसीन जमील है, तो आपको अगर हम एक जो है वो काला तिल लगा दें कि यार आप एक हल्का सा धब्बा लग गया, ऐब लग गया, आप ये कि आपकी खूबसूरती बाकी है लेकिन आप पे नजर लगी गई, तो वो अपने उस सामान की हिफाजत के लिए चप्पल लगा देते हैं सही, ताकि लोग नजर न लगा सके। अच्छा, वो एक कॉन्सेप्ट है उनका सही, लेकिन इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और आज सही आजकल ऐसा होता है, वो अक्सर देखा जाता है जिस तरह आप बताया ना कि डिफेंस वगैरह इन जगहों पे नहीं देखी जाती, उसी
कि भाई बाजियों पे बाबा आ रहे हैं, वो बोलते ओ गोश्त पाक, अबे भाई तुम पलीद औरतों पे गोश्त पाक, इस हवाले से मैं चाहूँगा ना। देखें ऐसा तो तस्वुर है ही नहीं कि किसी मुसलमान की, तो ख़ास करके किसी नेक वली की रूह किसी दूसरे मुसलमान में आ जाए। ठीक है, ये हिंदुओं का कॉन्सेप्ट था, इसको कहते हैं आवागोन तनासुख, दोनों वर्ड कायरे हैं। ये अकीदा ही कुफरी है, ठीक है। यानी एक ये अल्लाह ने ये ताकत इंसानों को नहीं दी कि उसकी रूह किसी दूसरे इंसान में चले जाए। हाँ, जिन्नात के पास ये ताकत मौजूद है, ये बात हमारे फुक़हा ने लिखी है, फ़िक़्ह हनफ़ी की मोतबर किताबों में मौजूद है। जिन्नात में तो ये है कि अल्लाह ने उनको इतनी ताकत दी है, मगर इंसानों में। अच्छा, फिर एक बात बताएं कि जिस अल्लाह के वली ने पूरी ज़िंदगी तालीम ये दी कि आपने गैर महरम जो औरतें हैं उनसे पर्दा करना है, बाद इंतकाल वो उनके वजूद में आ रहे हैं, और फिर वो आके लोगों से कहने जी मैं फ़लाने मदार से आया हूँ, मैं फ़लाना बाबा हूँ, आप ये काम करा दें। मतलब आपने सारे काम लोगों के पास रह के इकट्ठे होके ही करने हैं, मस्जिदों में नहीं जा सकते आप। आपके घर में कुरान रखा है, इतनी मिट्टी हो गई सर, आपने अदब के लिए कुरान इतना ऊँचा रख दिया, अब आपका हाथ ही नहीं जा रहा। तो आप कुरान तो पढ़ें, अपनी ज़िंदगी पे उन मामलों को इम्प्लीमेंट तो करें, उसके बाद आप इन चीज़ों को भी असबाब को तैयार करें ना। मैं ये नहीं कहता कि अल्लाह के वलियों के पास जाना गलत है या मज़ार पे जाकर दुआ करना गलत, वो अपनी जगह है। लेकिन सर हम इसी पे जो ना बिल्कुल मौकूफ़ करके बैठे हैं अपने मामलात को, फ़राइज़ वाजिबात हमने छोड़े हुए हैं, हम इसी चीज़ पे लगे हुए हैं। तो इन चीज़ों पे जो ना अमल करना ये भी हम पे लाज़िम है। भाई हम तो यही कहेंगे कि भाई किसी को अगर आप हवा में उड़ता हुआ देख लें तो उसको पीर नहीं मानिएगा, कोई आगे निकलता हुआ देखें उसको पीर नहीं मानिएगा, कोई अपना पानी पे चलता हुआ देखें उसको पीर नहीं मानिएगा, पीर उसको मानेंगे जो शरीयत और सुन्नत का पाबंद। वाह भाई वाह, क्या बात कर दी आपने, खूबसूरत। जनाब शान साहब मौजूद है सर, मैं आखिरी बात करूंगा फिर हम पैगाम की जानिब आगे जाएंगे। मुझे बताइएगा कि सर जैसे अब आजकल के दौर में, हाँ मैं वही देख रहा था जब मुझे लगा कि शायद 15 मिनट रह गए हमारे पास, टाइम है अभी हमारे पास, तो मुझे बताइएगा जिस तरह आजकल हम देखते हैं कि जो बिल्डर्स हैं उनकी भी एक कसीर तादाद हो गई है। जिस तरह हमारे यहाँ पे 11 नंबर बिरयानी वाले की दुकान है ना, लाइन से सारे बैठे हैं, इस तरह बिल्डर्स भी कसीर है। अब ऑथेंटिक कौन है, किसके प्लॉट्स जो है वो ऑथेंटिक है, हम किससे परचेज कर सकते हैं, किससे नहीं कर सकते, इसकी पहचान कैसे करें सर? जी बहुत अच्छा आपने सवाल किया। देखें यहाँ पर एक इदारा बना हुआ है जिसको हम आबाद कहते हैं, तो आबाद के अंडर के अंदर जो भी रजिस्टर्ड हों वो जो हैं वो बिल्कुल रियल बिल्डर होते हैं। और गवर्नमेंट जो सिंध हमारी है उसमें कहा गया है कि जो बिल्डिंग बनाएगा वो लाजमी तौर पर उसके लिए है कि वो आबाद से रजिस्टर्ड हो। अगर रजिस्टर्ड नहीं होगा तो समझे वो फेक है, कोई भी काम कर रहा है। तो अगर हम कहीं भी अगर हम किसी जगह अपार्टमेंट बुक कराएं तो पहले उसको हम चेक करें कि कौन बिल्डर है, क्या चीज़ है, कोशिश करें कि हम मालूम करें कि उसके क्या पहले भी कोई प्रोजेक्ट्स थे, और लाजमी तौर पर देखें कि उसका ऑनर कौन है। अक्सर लोग जो हैं वो बड़ी बड़ी एडवर्टाइजिंग देख रहे होते हैं, मार्केटिंग कंपनीज देख रहे होते हैं, उनसे मिले ही नहीं होते और वो अपनी चीज़ें बुक करा देते हैं, बाद में उनको बुरा भला कह रहे होते हैं। तो कोशिश करें कि जो आपकी ज़िंदगी भर की कमाई होती है, जमा पूंजी होती है, तो उसको बहुत ही सुकून से काम करके, वर्किंग करके 1-2 महीने भले आपके लग जाएँ, जल्दी मत करें कि आज आखिरी दिन है और आज बस ख़त्म हो जाएगा सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं होता। बिल्कुल सही है। तो अच्छा लेकिन देखें अगर जो आबाद से रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको इजाज़त कौन दे रहा है बनाने की, इस पर भी तो काम होना चाहिए ना। नहीं, आबाद से जो रजिस्टर्ड नहीं है उसको जो है लाइसेंस ही इशू नहीं होता और वो बिल्डिंग बना भी नहीं सकता। ठीक है, अगर वो कोई अगर बना रहा है तो वो इलीगल बना रहा होता है, उस इलीगल के ऊपर प्लॉटिंग वो लोग कर रहे होते हैं, प्लॉटिंग कार्ड के बीच में जितने भी काम कर रहे होते हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं। रजिस्टर्ड के बगैर कोई काम नहीं कर सकते, इसलिए आपको डॉक्यूमेंट देखने चाहिए, उसके बाद NOC है नहीं है, वो सारी चीज़ें हमें देखनी चाहिए। एक आम बंदे की भी जिम्मेदारी है कि वो हर तरह उसको कोशिश करे कि वो सारी चीज़ें उसकी चेक करे, उसके पेपर्स चेक करे, उसकी NOC चेक करे, उसको देखे कि वो गवर्नमेंट से वेरीफाई है या नहीं है, और अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जाना भी पड़े तो वो उसको जाना चाहिए, जल्दी में कोई भी फैसला ना करें। बिल्कुल ऐसा ही है और यकीनी तौर पर चीज़ें होनी भी चाहिए। अच्छा सर मैं ये भी जानना चाहूँगा, हमारे यहाँ पे अब जो है वो हम अगर तामीराती ही शोबे की बात कर रहे हैं तो उसके ऊपर कि ये जो इस वक्त की जो हालात हैं, जो ये डाउनफॉल है बिज़नेस के या तामीराती शोबे के, क्या लगता है आपको आने वाले वक्तों में इनमें कहीं बेहतरी की जो गुंजाइश नज़र आती है? देखिए हमेशा जब पैसे की सर्कुलेशन ज़्यादा होती है तो उससे फ़र्क पड़ता है। अभी इस वक्त जो है बाहर से जो है पैसा जो है काफ़ी कम आ रहा है, ओवरसीज़ से पैसे कम आ रहे हैं, जैसे जैसे वहाँ से चीज़ें बढ़ती जाएंगी तो फ़र्क पड़ेगा। लेकिन इसमें एक चीज़ जो पॉजिटिव चीज़ जो है कुछ महीने गुजरे 8-10 महीने, वो ये है कि हमारा इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हो चुका है। पहले इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा था जिसकी वजह से जो थे वो लोग ज़्यादातर प्रीफर करते थे कि वो बैंक अकाउंट्स में पैसे जमा कराएं, वो एक अच्छा उनको एक हैवी सेविंग अकाउंट मिल जाता था। और इस्लामिक हवाले से बात करें तो इस्लामिक बैंक बहुत सारे बन गए थे, जैसे हम कहते हैं कि जिसकी सूद का पैसा मिलता है, तो जो हमारे बहुत सारे फतवे भी मिल गए हैं, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब भी है और दूसरे लोग भी हैं कि इस्लामिक बैंकिंग सही है, तो वहाँ पर कुछ लोग इन्वेस्ट करते थे। फिर स्टॉक एक्सचेंज पर भी लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, तो लेकिन जब से इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम हो गया तो वहाँ पर उनको प्रॉफिट नहीं मिलता।
तो अब वो पैसा लोग निकाल रहे हैं, कोई किसी तामीराती शोबे के अंदर आ रहा है, कोई किसी और जगह आ रहा है, कोई ट्रेड उसमें कोई दूसरी चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहा है, जैसे फूड आइटम बहुत सारे होते हैं, ये फूड इंडस्ट्री होती है, लोग वहाँ स्विच हो गए हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है। सर आप लोग चूंकि बिजनेस को आप लोग चला रहे हैं, बिजनेस कम्युनिटी को लीड कर रहे हैं, तो आप लोग आईटी और ई कॉमर्स पर काम क्यों नहीं कर रहे? इसको क्यों नहीं बहुत ज़्यादा हाइप पे लेकर आते हैं? मतलब बहुत ज़्यादा फायदा देगा अगर ये चीज़ पाकिस्तान में है। जी जी, मैंने आपसे जिक्र किया कि इस वक्त हम पिछले 1-2 साल से इस पर काफ़ी काम कर रहे हैं। कर तो हम कोई 5-6 साल से रहे थे, लेकिन 1-2 साल से एग्रेसिव तरीके से काम कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल और अकेडमिया को जो हम एक लिंकेज बनाना चाह रहे हैं, उस सिलसिले में मेरी काफ़ी सारे हमारी मीटिंग्स भी हुई थी। अभी लास्ट मंथ मैं बहरिया यूनिवर्सिटी कराची में भी था, IBA से भी हम लोग जा रहे होते हैं। वो जो उनके बिजनेस प्लान्स होते हैं, जो वहाँ के BBA और MBA के स्टूडेंट्स होते हैं, वो जब पास आउट होते हैं तो उसको हम देखते हैं कि वो कहाँ स्विच कर रहे हैं। वो हैदराबाद के अंदर अभी हमारे सिंध यूनिवर्सिटी, इसरा यूनिवर्सिटी, मेहरान यूनिवर्सिटी, एक सिब्स यूनिवर्सिटी है, एक जो भिटशा यूनिवर्सिटी है, उनके साथ हमारा लास्ट मंथ के अंदर हमारे MOU साइन भी हो रहा है, और भी काफ़ी सारे उनके इवेंट्स हमारे रहे हैं। तो हम काम कर रहे होते हैं कि इस वक्त जो ऑनलाइन का काम है या जो IT इंडस्ट्री है, उसको ज़्यादा तेज़ी से तेज़ी बूस्टअप किया जाए, क्योंकि इस वक्त जो भी बिज़नेस है या जो भी इंडस्ट्री है, विदाउट IT जो है वो आगे नहीं बढ़ सकती। हमने जो है लोगों का पुराना माइंडसेट जो है वो चेंज करना होगा। अब मैनुअल तरीके से काम नहीं होगा, और अब बेहतर से बेहतर अंदाज में हम काम करेंगे अगर हम IT को ज़्यादा आगे लेके चलेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, और यकीनी तौर पर इस चीज़ पर काम होना भी चाहिए, क्योंकि मैं उस दिन भी बात कर रहा था, हम लोग ना थोड़ा सा पीछे, बिल्कुल मतलब हम 5 मिनट लेट है वाली कॉम है। दुनिया वो काम कर लेती है, हम फिर आते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान, आपको शायद मालूम है या नहीं मालूम, कि दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान फ्रीलांसिंग के अंदर 3rd नंबर पे आ रहा है, और 1 अरब का बिजनेस कर रहा है इस वक्त पाकिस्तान। तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात है, पॉजिटिव। मसला ये है ना, वो जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं ना, उनको गवर्नमेंट एक्सेप्ट भी तो नहीं कर रही ना, मतलब उनको ऑफिशियल जराए तो नहीं है ना। मतलब जो लोग इस वक्त फ्रीलांसिंग करते हैं, फिर वो बेचारे मल्टीपल जराए का इस्तेमाल करते हैं। जो लोग फाइवर, अपवर्क, लिंक्डइन के थ्रू काम कर रहे हैं, वो तो चले एक तरफ ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं फेसबुक मोनेटाइजेशन की, इंस्टा मोनेटाइजेशन की, टिकटॉक मोनेटाइजेशन की, तो अब ये वो काम है जिस पर दुनिया काम कर रही है इजीली। अब हमारे मुल्क में क्या अलमिया है कि यहाँ पे पेपाल नहीं आ रहा या दीगर चीज़ें नहीं आ रही, तो ये भी तो फिर एक बहुत बड़ा। लेकिन इसके लिए मैं आपको बताऊं कि अभी स्टेट बैंक ने जो है फ्रीलांसिंग के लिए स्पेशल अकाउंट जो है स्टार्ट किए हैं, और वो अकाउंट जो है अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो हमारे चैम्बर से रब्ता कर सकता है। वो स्पेशल फ्रीलांसिंग के लिए अकाउंट है, आप अकाउंट खोल सकते हैं। और पेपाल और इस वक्त अमेजोन ने भी जो पाकिस्तान के लिए सर्विस शुरू कर दी है। तो होता क्या है कि लोग लिंक में नहीं आते। बेहतर चीज़ ये है कि अगर आपने बिजनेस करना है तो सबसे पहले आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आए, चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर में आए, किसी भी जगह पे, लेकिन बिजनेसमैन के साथ जुड़ें। जैसे होता क्या है कि मुझे ये लगता है कि अगर आप 6 महीने की अगर कोई काम करना है आपने, तो 6 महीने उन जैसे लोगों के साथ रहें, तो आपको वो काम करना आ भी जाएगा। अगर आपने अमीर होना है तो अमीर लोगों के साथ रहें, अगर आपने बिजनेस करना है तो आपने बिजनेसमैन के साथ रहें, वो चीज़ें आपको आनी लग जाएंगी। सर, फिर इस पे आप लोग थोड़ा काम करें, लाइक लोगों के लिए किस तरह अवेयरनेस सेशन वगैरह अपने चैम्बर में लोगों को इनवाइट करें, बुलवाएं। हमारे बिल्कुल सेशन इस तरह हो भी रहे होते हैं। हमने बताया भी आपको कि हमारे यूनिवर्सिटी के साथ लिंकेज है, एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट बना हुआ है, NIC, नेशनल इनोवेशन सेंटर बना हुआ है, वो भी ये काम करते हैं। वहाँ भी जैसे आपने सुना होगा, जैसे इंडिया के अंदर शार्क टैंक है, ऐसे पाकिस्तान के अंदर भी अभी शुरू हो गया। तो NIC इदारा वो है, गवर्नमेंट का इदारा है, हैदराबाद में भी है, कराची में भी है, मैं हैदराबाद में उसका मेंबर भी हूँ। और वो लोग यही काम कर रहे होते हैं कि यहाँ से वो अगर कोई बिजनेस प्लान किसी के पास होता है तो उनको बताते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ से मिलेगी। उसमें एक और चीज़ बताऊँ कि इस वक्त स्टेट बैंक जो है वो काम कर रहा है। मैं इस वक्त हैदराबाद के अंदर बैंकिंग सेक्टर का जो हूँ चेयरमैन भी हूँ हैदराबाद चैम्बर के अंदर। तो हम लोग जो देख रहे होते हैं कि वहाँ SMEs के लोन भी हैं। अगर किसी के पास अच्छा बिजनेस आइडिया है और उसके पास लोन नहीं है, तो हम चाहते हैं कि हम उसको ऐसे बैंक्स बताएं कि जहाँ से वो उसको इजीली लोन मिल सकता है। अगर अभी लोन की बात करें तो 14 to 50% में लोन मिलता है, लेकिन स्टेट बैंक की बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो हमें 4%, 5%, 6% में भी लोन दे रहा है। वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत अच्छा स्टेट बैंक काम कर रहा है। तो NIC में जो आ रहा है या उसके अलावा बच्चे जो आ रहे हैं बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हैं, उनको हम बताते हैं कि इन लोन्स के ऊपर आप जाएं, या और बहुत से ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो ये काम करना चाहते हैं, तो उनके साथ हम लिंकेज करते हैं उनका। बहुत अच्छी बात है जी, और यकीनी तौर पे तमाम तर चीज़ें होनी भी चाहिए और बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगी मेरे ख्याल में आने वाले वक्तों में। जितना मैं IT को जानता हूँ, जितना मैं E-कॉमर्स को जानता हूँ, तो अब तक मतलब मैंने बड़ा लग के काम नहीं किया कभी भी E-कॉमर्स के ऊपर जितना, लेकिन जितनी मैंने फ्रीलांसिंग की है, जितना मैंने E-कॉमर्स पे काम किया है, मैंने तो फ़ायदा ही पाया है। और एक ऐसा मतलब स्किल आपके पास, अगर मैं मेरी अपनी जो स्किल है, एक तरफ तो अल्लाह ने ये तो दिया है बोलने का हुनर जो बचपन से ही साथ है, लेकिन मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरे पास वीडियो एडिटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग की स्किल है। तो मैंने हमेशा चीज़ देखी कि हम जब भी किसी क्लाइंट का काम लेके बैठते करने के लिए, अगर कोई क्लाइंट आपको मतलब सर पर डे हमको अगर उसकी वीडियो बना रहे हैं और एक वीडियो के वो 1000 रुपीज़ पे कर रहा है ना आपको, डॉलर्स की मत की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब वो सिर्फ $5 बनता है, बहुत माइनर सी बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर $1000 रुपये कर रहा है तो
अगर आप 30 दिन उसके लिए काम करते हो तो एक नौजवान घर बैठे वो 2-3-4 घंटे काम करके महीने के 30,000 कमा सकता है इजीली। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और इस पर शान साहब से मेरी मतलब पहली मुलाकात है आज, और मैं बड़ा इंस्पायर हुआ सारी बातें सुन के, क्योंकि सच्ची बात ये है कि हमारे शहर के बिजनेस टाइकोन्स जो है ना, वो भी बहुत सारे ऐसे जिनको बहुत कुछ नहीं पता। तो जिसको पता है हमें उससे कम से कम फ़ायदा लेना चाहिए। ये हकीकत बात है कि जो बिज़नेस कर रहे हैं उन्हें अपना वही पता है जो उनकी एक रिवायत चली हुई आ रही है कि सुबह दुकान खोलनी है, जाके 8 बजे शटर खोल लूँगा, रात के 12 बजे शटर गिरा दूंगा, मैंने कमा लिया पैसा बस। तो हम कोशिश करेंगे कि इस मौजू पर इस नशरियात के अलावा भी कभी बैठें और बात करें शान साहब से। बिल्कुल सर, आप भी तो माशाल्लाह एक फ्रीलांसिंग वाला काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इदारा चला रहा हूँ मैं, ऑन साइड काम कर रहे हैं। लेकिन आप तो माशाल्लाह जी, तो क्या सिलसिला है? अंसार भाई माशाल्लाह मदरसा बहुत प्यारे अंदाज से हम चलाएं, जिसमें हिफ्ज़ व नाज़रा है, दरस निज़ामी है, जिसमें बच्चे और बच्चियाँ, लड़के और लड़कियाँ 13 साल से कुरान करीम की तालीम हासिल कर रहे हैं। और मेरे प्यारे शहर हैदराबाद और पूरे पाकिस्तान से दोस्त अहबाब जो हैं वो अपना हिस्सा डालते हैं रमज़ान और रमज़ान के अलावा भी हम ऐसा कोऑपरेट करते हैं ताकि हम ये दीनी तालीम बासानी बच्चों और बच्चों तक पहुँचा रहे हैं। आप भी दुआ करें, अल्लाह ताला आसानी से। आमीन आमीन। जनाब यानी यकीनी तौर पे आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जो है ना वो आपको ये काम करते रहना चाहिए। जनाब यानी अल्लामा अरज़ान साहब मौजूद हैं और अल्लामा साहब से बस मैं जो है वो अब चूँकि हमारे पास अब एंड टाइम है तो मैं जो है वो एंड टाइम के हिसाब से ही कुछ चीज़ें और मज़ीद डिस्कस करना चाह रहा था। अल्लामा साहब, तकरीबन मैं कहूँ कि रमज़ान गुजर गया है तो शायद गलत नहीं होगा, आधे से ज़्यादा रमज़ान हम लोगों ने गुजार लिया है। आखिरी अशरा हमारे पास अब तकरीबन करीब है। कल आखिरी रोज़ होगा हमारे दूसरे अशरे का और फिर एहतिकाफ़ और दीगर चीज़ों पे। तो मैं जो है ना वो ये देख रहा हूँ कि अब आने वाले वक्तों में जो बाज़ार के मामलात हैं, जो चीज़ें हैं वो बढ़ती चली जाएंगी और एक आवाम का जम्मे गफ़ीर बाज़ारों का रुख करना शुरू कर देगा। माह मुबारक में किन एहतियात के साथ हमें बाज़ारों का रुख करना चाहिए, वो कौन से ऐसे एहतियातें जो करें ताकि जो हमने अब तक 20 दिन में अमाल किए वो हमारे कम अज़ कम ज़ाया ना हो? ये आखिरी जुमला बहुत अच्छा कहा आपने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि हैदराबाद में मेरी मालूमात के मुताबिक ऐसा कोई बाज़ार, ऐसा कोई मॉल या शॉप नहीं है कि जहाँ पे आप जाएँ और ख़रीदारी करनी हो आपको, ख़ास करके आखिरी अयाम में, और आप बेगुनाह होके ही निकलें। बेशक, क्योंकि मखलूत निज़ाम है और रश जो है वो इन दिनों में ज़्यादा हो जाता है। तो इसके लिए सबसे पहला तरीका ये है कि जब आपको अपनी इबादत की फ़िक्र है और आप चाहते हैं कि आपकी इबादत की जो रूहानियत है वो ज़ाया ना हो, तो रमज़ान की आमद से पहले या रमज़ान के शुरू के दिनों में ही आप अपनी ख़रीदारी के मामला जो हैं वो पहले से समेट लें। मैंने खुद अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का चांद दिखने से एक दिन पहले अपने सूट वगैरह सिलने के लिए दे दिए थे, जो सिर्फ मुझे इंशाल्लाह 26 या 27 रमज़ान को ले लेना है। अब ये कि उसमें मुझे बाज़ारों में ज़्यादा जाना नहीं पड़ेगा और जो भी इबादत के मामले हमारे रहे हैं अभी यहाँ ट्रांसमिशन के हवाले से, क्योंकि सबसे बेहतरीन जो इबादत है, चाहे आप रात को नफिल पढ़ें चाहे तिलावत करें, उससे भी बेहतरीन इबादत इल्म दीन का फ़रोग़ है। इसलिए कि जब आप इल्म फैलाते हैं तो आप कई लोगों के अक़ीदों का तहफ़्फ़ुज़ करने में कामयाब होते हैं, उनके आमाल की तस्हीह कर रहे होते हैं, कई लोगों के अखलाकियात और उनकी तरबियत कर रहे होते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक में भी आपने दो ऐसे गुरोहों को मुलाहिज़ा फरमाया, जो एक इबादत कर रहा था, एक इल्मी हल्का लगा के बैठा था। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इल्मी हल्के को पसंद फरमाया, क्योंकि उससे तरबियत होती है, लोगों को मालूमात मिलती है। तो अब जो हमने यहाँ तकरीबन अभी 20 दिन कम बेश हो ही गया, हमें जितनी इबादत की है, जितना हमने यहाँ सदका जारिया वाला काम किया है, तो ज़ाहिर है इतनी मेहनत की है, कोशिश यही होनी चाहिए कि हम अपनी इबादत को समेट लें, इबादत को बचा लें, ये ज़ाया ना हो। तो उसका तरीका जो मैंने तैयार किया, मैं मशवरतन यही कह सकता हूँ कि आप हमेशा ये कोशिश करें कि रमज़ान के शुरू में ही अपने मामलात ख़रीदारी के पहले ही कर लें। अब ये बात है कि अगर आप जाते हैं तो हमारी मार्केट्स में ये चीज़ें तो अब है नहीं, मुल्क पाकिस्तान में ऐसा रिवाज भी नहीं है, बाहर ममालिक में तो है कि वो फ़ीमेल के लिए जो मार्केट्स अलग बनी होती है, लेने वाली भी फ़ीमेल हैं, बेचने वाली भी फ़ीमेल, तो वो एक पर्दे का तमाम अच्छा हो जाता है। हमारे यहाँ ऐसा निज़ाम नहीं है। तो अब उसमें यह कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मजबूरन ख़वातीन को जाके लेनी पड़ेगी मर्दों से, या कुछ ऐसी चीज़ें जो मर्दों को मजबूरन जाके खुद लेनी पड़ती है, और ऐसे बाज़ारों में जाना पड़ता है जहाँ ख़वातीन होती हैं। तो मजबूरी के अंदर ज़ाहिर है वो गुनाहगार भी नहीं होगा, लेकिन जितना ज़्यादा वो एहतियात करें गुफ्तगू के ताल्लुक से, निगाहों के ताल्लुक से, वो उसके लिए बेहतर है। हमारा एक निज़ाम ऐसा बन चुका है कि सर इसको हम चैलेंज क्या करें, हम तरबियत कर सकते हैं, हम बता सकते हैं, लेकिन अब इसी में हमने रहना है। तो कोशिश करें अपना दामन जितना बचा सकें बेहतर होगा, ताकि आपकी कम से कम रमज़ान की इबादत तो बच सके। बिल्कुल ऐसा ही जनाब अली। और बस अब मैं यकीनी तौर पे जो आऊँगा पैगाम की जानिब, सर हमारे देखने वालों को, हैदराबाद के शहरियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे माह रमज़ान के हवाले से? किस तरह ज़िंदगी गुजारें, कैसे काम करें, क्या पैगाम दें? रमज़ान के हवाले से मैं यही कहूँगा कि रमज़ान का जो महीना आता है वो हमें सिखाता है कि
जो आपने हलाल चीज़ें छोड़ी हैं, बहुत से दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके पास ये रोज़मर्रा के अंदर भी ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होती। तो हमें पूरे साल उन लोगों के साथ ताल्लुक़ बनाना चाहिए और उन लोगों की मदद करनी चाहिए ताकि जो है वो पूरे साल अपने घर वालों के साथ एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। बिल्कुल ऐसा ही, और यकीनी तौर पे अपने आगे पीछे के लोगों का ख्याल करें, और ये बहुत ज़रूरी है कि अपने आगे पीछे के लोग, जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं, वो किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मतलब मैं आज दोपहर में आ रहा था जब, तो मैंने देखा कि एक शख्स हॉल के बाहर पड़े हुए कुछ चावल थे वो खा रहा था, ज़मीन पे पड़े हुए थे वो खा रहा था। अब वो भले वो चरसी है, नशई है, कोई भी है तो इंसान। तो कम से कम हमें जो है ना वो अपने इर्द गिर्द के लोगों का बड़ा ख्याल करना चाहिए कि हम जो है ना वो किस हिसाब से देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द क्या माहौल है। हकीकत बाजू शाह साहब ने कही, बहुत सारी चीज़ें हमें मैसर है जो बाकी लोगों को मैसर भी नहीं है शायद। तो अगर हम उस चीज़ से रुक रहे हैं, क्योंकि फरमाने खुदा है, हमें रुकना है, हम जब रुक रहे हैं उस चीज़ पे रोज़े का पूरा करने के लिए, तो हम ये कोशिश भी करें कि हम साथ में उन लोगों के लिए वो चीज़ें मैसर कर दें। अपने दस्तरखानों पे हमने जो चीज़ें सजाई भी होती हैं, अगर उनमें से 1 मिनट निकाले किसी को दे देंगे तो मेरे ख्याल में से कमी नहीं आएगी बल्कि बढ़ी जाएगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। सर, हैदराबाद न्यूज़ नशरियात कर रहा है, ये शहर हैदराबाद में पहली बार ऐसा कोई चैनल है जो बराह रास्त नशरियात कर रहा है इतने बड़े पैमाने पे, कब वसाइल, ज़्यादा मसाइल के बावजूद भी। कैसी लगी आपको नशरियात और कैसा लगा है सारा सेटअप? मुझे नशियात बहुत अच्छी लगी। पिछले कुछ सालों से आप लोग ये नशियात कर रहे हैं और हर रमज़ान के अंदर जो भी हालात हों आप लोगों की नशियात ये बाकायदा रहती हैं। मैंने अक्सर ये नशियात देखी हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि अभी भी जब सुन रहे थे हम इनका भी खिताब सुन रहे थे और हमारे जो नात ख्वां थे, बहुत खूबसूरत इनकी आवाज़ थी और मैंने ये चीज़ें सुनी हैं, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और अल्लाह करे कि हमेशा ये सिलसिला आपका चलता रहे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जनाब। जनाब अली, कलाम की जानिब आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, मैं गुजारिश करता हूँ गुलाम मुस्तफ़ा साहब से 2 अशार का कलाम को खूबसूरत सा लीजिए। आपका माइक बंद है। मेरे जब क्या सुन कर वो मुझे पास बुलाए, तो जब क्या सुन कर वो मुझे गुनाहगार का सब हाल खुला है, उन पर गुनाहगार का सब हाल खुला है। इस पर भी दामन में छुपाए, तो जब क्या इस पर भी वो दामन में छुपाए, तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा अंदाज थे। हमारे भाई गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने हदिया अक़ीदत पेश फरमाया। अल्लाह करीम आपको दारेन की नेमत से मालामाल फरमाए। माशाल्लाह शहर हैदराबाद की एक और शख्सियत जनाब हाजी हसाम इकबाल बेग साहब जो कि अदायगी उम्रा कर आए हैं। अल्लाह करीम हमारी टीम की जानिब से, मेरी जानिब से आपको अदायगी उम्रा जो है वो बहुत बहुत मुबारक हो जनाब। बिल्कुल जनाब अली। और सिर्फ मैं आज देख रहा था हमारे बड़े अच्छे स्पॉन्सर भी हैं और हमारे जो है वो
बड़ा अच्छा हमारे साथ उनका मोहब्बत और रिश्ता है जी। जनाब आदिल सिद्दीकी साहब वो भी उम्रा करके हैं जी माशाल्लाह मुबारक हो माशाल्लाह भाई आदिल सिद्दीकी साहब को और जनाब हस्साम इकबाल बेग साहब को बहुत बहुत अदायगी उम्रा मुबारक हो। अल्लाह करीम आप सबको दारेन की नेमतों से माला माल फरमाए जी। आमीन जनाब आली। और इसी के साथ जो है वो यकीनी तौर पे आज की नशरियात का जो वक्त है वो अपने अख्ताम को पहुँचा। मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने स्पॉन्सर्स का, जिनमें यूनिक बैटरीज, यूनिक मोटरसाइकिल, रिवायत कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति, अल मदीना फ्लोर मिल्स, ग्लैमर पेंट्स, हाजी महफूज शीरमाल हाउस, लासिफा ब्रेड, वाइट मीट चिकन, डायमंड डॉल सिटी, अजवा कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति, मदीना ब्लेसिंग स्कूल, तरंग वॉशिंग पाउडर, टैप्स कैमरेज स्कूल, सुपरस्टार मोटरसाइकिल, अल जुहैब आटा चक्की, शाहीन हनीफ कैटर्स, महमूद डेकोरेशन, केएच इवेंट मैनेजमेंट, एथलीट अरीना, अल सफ़ा ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, रैंड हाइज और सुमेर शेख साहब का बहुत शुक्रिया कि आप नशरियात का हिस्सा बने हुए हैं। और जनाब शान साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, आपने अपना वक्त दिया। जनाब अल्लामा अरसलान साहब आपका बहुत शुक्रिया, हमारे सनाखा मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। देखने वाले तमाम तरह आपका बेहद शुक्रिया कि आप जो है वो नशरियात को देखते हैं, पसंद करते हैं। पसंद करें तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट के ज़रिए कोई भी सवाल आपने करना है मेहमान से, आलिम दीन से आप कर सकते हैं। कोई अपनी पसंद की नात आप सुनना चाहें वो हमें बता सकते हैं, शेयर कीजिए इसको। और आज अच्छा सबने आपने कहा आपने वक्त दिया, आपने सबने वक्त दिया, मगर आप उनको क्या देंगे आज? मैं अपने मेहमान को दूंगा ये यूनिक बैटरीज की जानिब से बहुत ही शानदार तोहफा। तो हजरत सर ये आपके लिए बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और उन्हीं के साथ हमारे पास जो है वो हमारे जो दीगर मेहमान हैं, यानी कि अल्लामा अरसलान साहब जो रोज़ाना की बुनियाद हमारे साथ होते हैं, और हम ये देख भी रहे हैं कि वो रोज़ाना होते हैं हमारे साथ माशाल्लाह। और जी जी आज आप बातें और भी गिफ्ट है माशाल्लाह अल्लामा साहब आपके लिए। और उन्हीं के साथ हमारे जो दूसरा सनाखा है माशाल्लाह, ये हजरत माशाल्लाह यूनिक बैटरी की जानिब से आपको गिफ्ट हैम्पर मिले, और यूनिक अजवा यूनिक की जानिब से आपको मिले, क्योंकि अजवा है यूनिक। और एक हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त जो कि तवातिर के साथ हमें ट्रांसमिशन देखते हैं, मैग्नम पेनाफ्लेक्स वाले जनाब मासिब भाई, उन्होंने मेहमानों के लिए जो है ये बेहतरीन दस्तरखान जो है वो भेजें, तो आप मेहमानों को जो है दीजिए दस्तरखान। ये आपने लगवाई है जी? वहीं से लग कर आया, आगे बढ़ाएं इंशाल्लाह ये मेहमानों को। मैग्नम पेनाफ्लेक्स हमारे मासिब भाई, अल्लाह करीम अल्लाह अल्लामा अरसलान साहब को इस बात की तौफीक अता फरमाए कि वो दस्तरखान बिछाए और हम जैसे अपने दोस्तों को इफ्तार पर बुलाएं, ताकि जो है वो हम। और ये आपके लिए हमारे मासिब बहुत शुक्रिया की दुआ मुझे नहीं दीजिएगा, बहरहाल मैं दे चुका हूँ। तो काफी है के साथ अपने मेजबान अंसर कुरैशी मोहम्मद अली नक्शबंदी को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद अल्लामा साहब दुआ फरमाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम या रब्बल आलमीन या करमल करमीन। मौला करीम हमारी इस ट्रांसमिशन को अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फरमा। आमीन। जो गलती कोताही क़स्दन सहवन उम्दन हुई उसे मुआफ़ फरमा। जिन अहबाब ने ताउन किया मौला उनके ताउन को भी कबूल फरमा। जिन लोगों ने कोशिशें काविशें की मौला उनकी कोशिशें काविशें भी कबूल फरमा। हम सबको हम सबके रिज़्क़ हलाल में खूब बरकत अता फरमा। लुक़मा हराम से हम सबको महफूज फरमा। जितने अहबाब यहाँ मौजूद हैं, इनके जितने अजीज़ व अक़रबा दोस्त अहबाब मुसलमान दुनिया से चले गए, सबकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। हमारी भी तमाम सगीरा कबीरा ज़ाहिरी बातिनी गुनाहों को मुआफ़ फरमा। हमारे आमाल सय्यिआ को आमाल हसना से तब्दील फरमा। मौला करीम जो मुसलमान बीमार हैं सबको शिफाए कामिला आजिला नाफिया अता फरमा। परेशान हालों की परेशानियों को फरमा। जो कर्ज़ों में डूबे हैं मौला सबको कर्ज़ों से खुलासा फरमा। हम सबको बार बार हज बैतुल्लाह की सआदत से फरमा। बार बार मदीना तय्यबा की बा अदब बा ज़ौक़ बा शुक्र हाज़िरी नसीब फरमा। हम सबको ईमान वाली, आफ़ियत वाली, सेहत वाली, खुशियों वाली तवील ज़िंदगी अता फरमा। हम सबका ख़ातिमा बिल खैर फरमा। अल्लाहुम्मा मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रमज़ान रमज़ान